में आपका कवर अप हो जाएगा। वी आर ट्राइंग हार्ड कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक हो जाए, ठीक है? आप मतलब हम पूरा ट्राई कर रहे हैं, लकी भी पूरा ट्राई कर रहा है, बट उसके भी कॉलेज होते हैं, थोड़े एग्ज़ाम वगैरह भी होता है, तो थोड़ा-सा उसका भी लाइक टाइमिंग इश्यू हो जाता है। बट ठीक है, अभी थोड़ा-सा फ्री है वो, तो अभी अपन कवर अप करेंगे एंड प्लीज़ आप उसके साथ-साथ होइएगा, उसके साथ-साथ कीजिएगा काइंडली, क्योंकि लाइक अगर इफ यू आर नॉट डूइंग ये पिन कौन ये 2 पिन हो गया है क्या? इसको अनपिन कर दो। अनपिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? तो भाई मैं देख रहा हूँ कैसे होता है इसके अंदर। अरे अनपिन मैंने कर दिया है क्या? किसने किया उसको? ओके, मैं हो गया। हो गया? हुँ, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलो, तो प्लीज़ आप जो भी आपको ये लेकी बताएगा प्लीज़ आप उस पे फ़ोकस कीजिएगा एंड मोहित तुम स्टूडियो में बोल रहा हूँ, ये स्पॉटलाइट मोड में ही करते हो ना? फुल स्क्रीन में रिकॉर्डिंग? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है मोहित। तो प्लीज़ मोहित स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड हैव योर सेशन गाइस। मोहित बता देना है ना, स्टार्ट कर दूं मैं? गूगल ओके। रिकॉर्डिंग ठीक है, गूगल रिकॉर्डिंग एक बार ऑन कर दोगे? बोला कि तुम उधर से ही गूगल रिकॉर्डिंग वहाँ से ही। अरे हाँ, सॉरी, वो भी मैं भूल गया। हाँ, कर दो एक बार। ओके, तो लास्ट टाइम ना मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, जिसमें और 4 लोगों ने शायद वो किया है। आपका एसएसएल किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे आप? अ, अच्छा, कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो चीज कि एसएल वाला जो मैंने बताया था ना पिछली बार, कि इस तरह इस लाइब्रेरी का आप यूज करोगे पाइथन के अंदर सॉकेट्स के साथ, जिससे आप ना एक इनक्रिप्टेड ट्रैफिक सेंड कर पाओ, एक इनक्रिप्टेड नेटवर्क आप बना पाओ, है ना, क्लाइंट और सर्वर के बीच में आप मैसेज भेज पाओ और इनक्रिप्टेड जाए। वो वायर शार्क के ऊपर मैंने वायर शार्क के ऊपर कोई भी जो टीसीपी डेटा दिख रहा है आपको, वो रॉ डेटा ना दिखे आपको, रॉ मैसेज ना दिखे, इनक्रिप्टेड डेटा दिखे। टीसीपी जो डेटा रहे आपका, वो आपका इनक्रिप्ट होके जाए एक दूसरे के पास। तो वो चीज समझ में नहीं आई किस किस के, तो वो मेरे को प्लीज बता दो। और आगे ही हो, और आपने टास्क नहीं किया है। 4-5 लोगों का ही देखा था मैंने, अजमेरा करके नाम था, मोहित, नमन, अ, एक और था शायद। ओके, आपने रिवर्स इंजीनियर किया था, हाँ ठीक है। ठीक है, तो कर लेना प्लीज उसको भी, अगर ना आए समझ। अच्छा, सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? आप लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन करते हो, जो भी ग्रुप में भेज क्वेश्चन हो आप ग्रुप में भेजो, अपने आपके जितने भी हैं। लोग बताते हैं, दूसरे मोहित बताता है, नमन बताता है, काफी लोग बताते हैं, हार्दिक बताता है, काफी लोग बताते हैं ना। तो डिस्कशन ग्रुप में भेजो जो भी आपका क्वेश्चन रहे। और अगर आप लोगों से नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा एंड में, बट उस ग्रुप के अंदर भेजो जो भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है। इतना सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ना अभी फायरवॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम रहेगा। अच्छा, विंडोज आप लोग चलाते रहे, हमेशा चलाते ही होगे आप विंडोज। ज़्यादातर लोग यहाँ पे विंडोज पे ही होंगे, कुछ लोगों को छोड़ करके। कि विंडोज के अंदर आप लोगों ने देखा हो, विंडोज फायरवॉल करके एक आपका सॉफ्टवेयर आता है ना, एक गंदा सा, बहुत भद्दे इंटरफेस वाला। आज तक उसने, विंडोज ने आज तक उसको मतलब अच्छा इंटरफेस दिया ही नहीं है विंडोज फायरवॉल को। ठीक है, वो कोशिश तो करता है वो देने की, पर वो हमेशा गंदा ही लगता है वो। ठीक है। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें क्या रहता है ना, आप लोग क्या करते हो कि ट्रैफिक को किस तरह से मैनिपुलेट करा जाए, वो चीज आप वहां पे करते हो। मैनिपुलेट से मेरा मतलब है कि इस ये जो एप्लीकेशन है, जो GTA 5 का हमने क्रैक वर्जन डाउनलोड किया है, ये कहीं मेरा डेटा लीक तो ना कर दे, है ना। क्रैक वर्जन आपने जो डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया है, ये मेरा डेटा लीक ना कर दे। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि उस बाइनरी जो रहती है GTA 5 की, GTA GTA 5.exe, इसको मैं फायरवॉल के रूल में लगा दूंगा कि ये डेटा ना भेज पाए, ना रिसीव कर पाए। टीसीपी डेटा ना भेज पाए, ना यूडीपी डेटा भेज पाए, ना टीसीपी डेटा भेज पाए। कोई से भी डेटा ये नहीं भेज पाए। बस ऐसे ही ये मतलब इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाए पूरे से। इंटरनेट पे कुछ ना सेंड कर पाए, ना कुछ रिसीव कर पाए। ये EXE आपकी करते हो नहीं करते हो आप लोगों ने? बहुत सारे ऐसे क्रैक गेम्स आपने किए होंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा आपने। और जरूरत भी होती है कभी कभार क्रैक्स, जो क्रैक गेम रहते हैं ना आपके, क्रैक गेम रहते हैं,
क्योंकि वो फिर अपडेट जब होते हैं तो वो अपने आप ही उसमें से उसको सॉफ्टवेयर जो रहता है वो पता कर लेता है उनका कि ये क्रैक्ड है, तो वो आपके सिस्टम पे चलने से इनकार कर देता है फिर अगली बारी, है ना, अपडेट कर लेते हो तो आप अपडेट हो जाता है तो वो ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा फायरवॉल्स का रूल वूल लगाते हैं। बट फायरवॉल ना इससे कई ज्यादा है। मान के चलो कोई अटैकर है, एक रियल लाइफ सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको, समझना। कोई अटैकर है आपका जिसने आपके एक आपकी वेबसाइट है जो आपने पोर्ट 80 पे होस्ट की हुई है। किस पे होस्ट की हुई है? पोर्ट 80 पे, ठीक है। एक HTTP पोर्ट है, यहाँ पे एक वेबसाइट रन कर रही है आपकी। अब उस अटैकर का आईपी है 192.168.1.12, ठीक है। ये उस अटैकर का आईपी है, ये उस अटैकर का आईपी है, ठीक है। ओके, उस अटैकर का आईपी है आपका। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूं मैं कि जितना भी ट्रैफिक आ रहा है इस आईपी से, इस आईपी से, क्योंकि देखो अटैकर का आईपी है तो इस आईपी से ट्रैफिक आएगा जो भी मेलिशियस ट्रैफिक आ रहा है मेरी साइड, उसने अटैक किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं ब्लॉक कर दूं, है ना, इस आईपी से जो भी ट्रैफिक आ रहा है। तो वो किस तरह से मैं कर सकता हूँ ना, एक फायरवॉल के थ्रू। विंडोज के अंदर हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं, विंडोज के अंदर तो छोड़ ही दो, क्या ही करोगे, ठीक है। बट लिनक्स के अंदर किस तरह से रहता है, लिनक्स बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, चाहे आपको एंड्रॉइड हो गया, है ना, और मैक के अंदर भी रहता है आईपी टेबल्स आपका, है ना, थोड़ा सा लिनक्स बेस्ड वो भी रहता है आपका मैक ओएस। तो मैक की बात कर लो, चाहे लिनक्स हमारी काली की बात कर लो, पैरेट की बात कर लो, है ना, एंड्रॉइड की बात कर लो, इनमें एक चीज चलती है, एक तरीके की फायरवॉल चलती है, ठीक है। उस फायरवॉल की मदद से ना हम लोग इस अटैकर को, जो मैंने सिनेरियो बताया ना यहाँ पे कि इस अटैकर की इस आईपी को ब्लॉक कर देना है, ये काम मैं कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ एक सिनेरियो था। मान के चलो आपको ट्रैफिक भेजना है एक आईपी से एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे, मान के चलो, हालांकि वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। देखो यहाँ पे डब्ल्यू लैन इंटरफेस है, एक यहाँ पे ये वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस है। तो जो भी ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है ना, मेरे को इस पे फॉरवर्ड कर देना है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई मैंने यहाँ पे डाली, और रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद मैंने वापस से यहाँ पे ये काम हम लोग करेंगे नहीं वैसे, बस समझ लो। रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद वापस से मेरे को इसको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, इसको डब्ल्यू लैन को, यहाँ से फिर वापस से यहाँ पे, एंड देन यहाँ से जहां से भी वो रिक्वेस्ट आई थी वहां पे, समझे। तो इस तरीके का काम हम लोग फायरवॉल के थ्रू, हमारी जो लिनक्स वाली फायरवॉल है उसका नाम है आईपी टेबल्स, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब देखो लिनक्स की और भी फायरवॉल है आपकी, यूएफडब्ल्यू करके है, यूएफडब्ल्यू करके है शायद, है ना, इसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ और हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि देखो यूएफडब्ल्यू और ऐसी बाकी अटर्म सटर्म जितनी भी फायरवॉल्स हैं आप उनको खुद चेकआउट कर सकते हो एक बारी, और काफी ज्यादा ईजी है वो। बट जो चीज समझने की है, क्योंकि हम लोग अब एडवांस में काम कर रहे हैं, तो हम लोग आईपी टेबल्स पे काम करेंगे, और आईपी इतना भी एडवांस नहीं जाएंगे हम लोग, आईपी टेबल्स का थोड़ा बहुत ही जाएंगे, ठीक है। तो एक दो तो मेरे पास यहाँ पे लिंक है आपकी आईपी टेबल्स की, शायद हाँ यही है आपकी, देखो इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बारे में आईपी टेबल्स क्या रहता है, फायरवॉल रहता है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक आर्किटेक्चर रहता है आपके आईपी टेबल्स का। आईपी टेबल इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल आईपी टेबल्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अ, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक आर्किटेक्चर रहता है आईपी टेबल्स का, देखो आर्किटेक्चर में ना सबसे पहले आता है आपका टेबल्स, आईपी टेबल्स का टेबल्स, ठीक है। तो रुको, ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपको फिल्टर टेबल। ये क्या करता है, इसको पढ़ लेना आप लोग, है ना, बाद में मैं बस अपने बता देता हूँ आपको अच्छी सरल लैंग्वेज में क्या रहता है। इन दो को इग्नोर करेंगे हम लोग, ये पता नहीं कौन यूज करता है, कोई नहीं यूज करता इन दो को, मैंने आज तक ये यूज करी भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप जाओगे यहाँ पे मैंगल तक, उससे ज्यादा कुछ नहीं यूज कर पाओगे आप आईपी टेबल्स का, बहुत एडवांस आईपी टेबल्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत एडवांस आईपी टेबल्स। और आप अभी के लिए तो बस इसी पे फोकस करोगे, और इसके साथ मैं एग्जांपल दिखा दूंगा आपको अभी नेट के, अगर आप चाहोगे तो। मुश्किल है हालांकि नेट भी, चलो ठीक है। देखो टेबल्स रहती हैं हायरकी में सबसे ऊपर आईपी टेबल्स के अंदर। तो सबसे पहले टेबल्स आएंगी, है ना, उसके बाद टेबल्स के अंदर आएंगी चेन्स, ठीक है। चेन्स रहता है कि अभी पैकेट का स्टेट क्या है, कि पैकेट कहाँ से होके गुजर रहा है, आपका जो डेटा पैकेट है
आपका कर्नल प्रोसेस कर रहा है आपका जो डेटा पैकेट रहता है, ठीक है। अब मैं इसलिए मैं बता रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आईपी टेबल्स जो रहता है, एडवांस जाते तो, क्योंकि कर्नल आ गया ना तो कॉम्प्लिकेटेड अपने आप हो जाना है उसको। तो देखो कर्नल जब प्रोसेस कर रहा रहता है उस डेटा को, तो वो कहाँ किस स्टेट पे रहता है, एक डेटा की स्टेट समझ लो इसको आप, ठीक है। तो किस स्टेट पे रहता है, क्या वो अभी 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 आया है जस्ट अभी, क्या वो प्री राउटिंग के अंदर अभी अभी जस्ट आया है, क्या वो उसके अंदर नेटवर्क स्टैक के अंदर आ चुका है, तो वो इनपुट चेन के अंदर आ गया है, क्या वो एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे या फिर एक आईपी से दूसरे आईपी पे फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो वो इस चेन के अंदर आएगा। क्या वो प्रोसेस होने के बाद एक रेस्पॉन्स बन चुका है, तो वो आउटपुट चेन के अंदर आएगा। और क्या वो जस्ट अबाउट टू मतलब निकलने ही वाला है, जस्ट अभी बस बिल्कुल छोर पे खड़ा हुआ है पैकेट हमारे, तो क्या वो ऐसा है कुछ, तो वो पोस्ट राउटिंग के अंदर आएगा आपका, ठीक है। मैं जरा इसका शायद मेरे पास एक ग्राफ और बनाया था मैंने यहाँ पे, ग्राफ उठाया था मैंने, बनाया क्या था वो शायद नोट्स के अंदर रहेगा। देखो सबसे पहले पैकेट देखो, यहाँ से आपको यहाँ पे एक वो समझ लो, एक ये जो पाइप दिख रहा है यहाँ पे एक पीसी है आपका, ठीक है, ऐसे समझ लो। और ये आपका प्रोसेस है ना, ऐसे समझ लो। तो सबसे पहले किस स्टेट पे आएगा, ऐसे प्री राउटिंग में आएगा। और ये किसके अंदर, ये जो चेन है आपकी प्री राउटिंग चेन, ठीक है, समझ रहा, प्री राउटिंग चेन, फॉरवर्ड चेन, पोस्ट राउटिंग चेन, आउटपुट चेन, इनपुट चेन, ये चेन्स ना एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर, नेट के अंदर, ये अभी प्री राउटिंग बस, ठीक है। और ये कौन सी वाली, डेस्टिनेशन नेट, इसको चलो बाद में समझेंगे, बट ये नेट के अंदर आपकी एग्जिस्ट कर रही है, नेट क्या है आपकी टेबल, और ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है प्री राउटिंग। देन उसके बाद राउट होने के बाद अगर जाए तो यहाँ फॉरवर्ड में जा सकता है। फॉरवर्ड किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, फिल्टर के अंदर। फॉरवर्ड किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, फिल्टर के अंदर। पोस्ट राउटिंग वापस से आता है यहाँ पे, फिर किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, आपके नेट के अंदर। और उसके बाद आउटपुट किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नेट और फिल्टर दोनों के अंदर। बट नेट का तो चलो इसको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डेस्टिनेशन बता दिया तो मैंने। बस इतना समझो कि टेबल रहती है, टेबल की चेन्स रहती हैं। तो नेट टेबल है, नेट टेबल की एक आउटपुट चेन है, फिल्टर टेबल है, उसकी भी एक आउटपुट चेन है, ठीक है। और ऐसा और ना फिल्टर जो टेबल देखो, फिल्टर जो टेबल है यहाँ पे, इसकी आपको कहीं भी वो नहीं दिखेगी आपको, प्री राउटिंग चेन नहीं दिखेगी आपको कहीं पे भी, क्योंकि फिल्टर जो टेबल है इसके अंदर तीन रहती है आपकी, आउटपुट, इनपुट एंड देन फॉरवर्ड। ये जो फिल्टर टेबल रहता है आपका, ये इसको गौर से सुनना, फिल्टर जो टेबल रहता है ये आता है काम में कि कोई पैकेट को अलाउ किया जाए नहीं किया जाए, कहाँ भेजा जाए, ठीक है। अलाउ किया जाए नहीं किया जाए, कहाँ भेजा जाए, ठीक है, इस काम में आता है। कहाँ भेजा जाए में भी बहुत सारी थोड़ा सा दिक्कतें हैं। तो कहाँ भेजा जाए को बस ऊपर ऊपर से समझना, क्योंकि कहाँ भेजा जाए इसका जो आंसर है ना वो नेट टेबल देती है आपका, ये जो नेट टेबल है, ठीक है। नेट का मतलब ही क्या रहता है आपका, नेट और वैसे मैंगल भी दे सकती है देने को, बट नेट टेबल देती है, ठीक है। अभी ऐसे इसमें इसमें मैंने मैंगल का नहीं उठाया था, क्योंकि इसमें मैंगल टेबल नहीं दिख रही ना आप लोगों को, तो मैंगल का नहीं उठाया था मैंने इसमें। बस इसमें नेट और फिल्टर का ही उठाया था, और ये दो जरूरी है वैसे आपको जानने के लिए। जो फिल्टर टेबल रहेगी आपकी, वो फिल्टर आउट करेगी आपके डेटा पैकेट को कि ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मेरे पास, इसका रेस्पॉन्स मैं क्या दूं, इसको मैं इस जो डेटा पैकेट जो आ रहा है मेरे पास इस पोर्ट पे, इसको अलाउ करूं कि नहीं करूं मैं। तो ये इसका आंसर ये देती है। अब मान के चलो आपको एक आईपी से दूसरे आईपी पे फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक, एक आईपी पे पैकेट आ रहा है आपका, मान के चलो मेरे इस सिस्टम पे पैकेट आ रहा है, इस वाले काली पे, ये जो सिस्टम मेरा, और मेरे नेटवर्क से कोई दूसरा कनेक्ट है ना, डब्ल्यू इंटरफेस पे, मैं जो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, उसी वाईफाई पे तो कोई दूसरा पीसी कनेक्टेड है, तो उस पर मैं क्या करूंगा, उस पर भेज दूंगा उस ट्रैफिक को मैं, ठीक है, प्रोसेस होने के लिए। तो उसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, इसकी मदद से, नेट की मदद से। और मैंगल भी थोड़ा सा सेम है, क्योंकि ना देखो मैंगल के अंदर आप क्या करते हो, मैंगल जो टेबल रहता है, जो तीसरा कहाँ गया, ये जो मैंगल टेबल रहता है इसके अंदर आप क्या करते हो कि जो आईपी हेडर्स होता है ना, आईपी हेडर रहता है आपका, उसको आप चेंज करते हो। आईपी हेडर में दिखा देता हूँ कैसा रहता है। ये जो हेडर रहता है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको चेंज कर पा रहे हो तो देखो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, उसको भी आप चेंज कर पाओगे ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि भेजने का, ले जाने का, ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे। बट आप एक ही तरह से समझो उसको कि आप नेट से भेज रहे हो। इससे इससे इसका मतलब ये समझो, मैंगल का मतलब कि आप इसमें ना कोई भी चीज, ये जो दिख रहा है आपको हेडर, जो आईपी पैकेट रहता है, आईपी पैकेट का, इसको आप चेंज कर सकते हो। आप ना फ्लैग को किसी भी फ्लैग को 1 कर सकते हो, किसी को भी 0 कर सकते हो, वर्जन चेंज कर सकते हो,
टीटीएल वैल्यू चेंज कर सकते हो, देखो बताया भी हुआ है इसने शायद टीटीएल के बारे में। देखो यू कैन एडजस्ट टीटीएल टू इधर, ये जो भी लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। चेन्स मैंने बताई दी आप लोगों को कि प्री राउटिंग रहती है, इनपुट रहती है, फॉरवर्ड रहती है, इनके बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा, है ना। पोस्ट राउटिंग रहती है, ये सारे चेन्स रहती हैं आपकी। और ऐसा नहीं कि हर एक, ये जितने एक दिन, एक दो तीन चार पांच, ये पांच चेन हर एक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। फिल्टर के अंदर 3 करती हैं, नेट के अंदर आई गेस 2 या फिर 3 करती, नेट के अंदर शायद 3 करती हैं, और मैंगल के अंदर भी कुछ ना कुछ करती होंगी, मैंने मैंगल कभी यूज किया नहीं है, ठीक है। अ, उसके बाद यहाँ पे कुछ बताने को अगर आप लोगों को हो तो, कि नहीं है, छोड़ो। चलो तो नेक्स्ट इस पे देखते हैं हम लोग, करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, मान के चलो पाइथन -m http.ser ठीक है, 8 था, ओके 80 पे रन कर लेते हैं इसको, अगर हो जाए तो। जस्ट 1 मिनट दो मेरे को। ओके ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे आपका HTTP सर्वर चालू कर लिया। मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है कि किस तरह से ये काम करता है आपका ये वाला कमांड। ये आपका पाइथन का HTTP सर्वर है, ठीक है। PHP का भी स्टार्ट कर सकता था मैं, कोई भी स्टार्ट कर सकता हूँ, नेटकैट का पोर्ट भी लिसन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बट मैंने जस्ट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं इसको कर्ल करूँ यहाँ पे, जैसे कर्ल HTTP डॉट सॉरी HTTP:// 127.0.0.1, तो ये मेरे को यहाँ पे रेस्पॉन्स दे दिया इसने, और यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट आ गई है, रिक्वेस्ट दिखा दी ना इसने मेरे को कि 200 रेस्पॉन्स कोड उसको मिला, और यहाँ पे इसने मेरे को ये दिखा दिया, डायरेक्टली लिस्टिंग कर दी इसने यहाँ पे मेरे को। अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको एक्सेस ना कर पाऊँ मैं, इस HTTP पोर्ट, जो AT पोर्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस सर्विस को एक्सेस ना कर पाऊँ मैं। मतलब हो सकता है मेरी कोई नीड हो, तो वो मैं काम IP टेबल्स की मदद से कर सकता हूँ। IP टेबल्स लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा IP टेबल्स हाइफन टेबल, ठीक है। इसको जरा मैंने साइड में कर दिया वो, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। IP टेबल्स हाइफन टेबल, कौन सी टेबल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। मैंने बताया था कि जो फिल्टर टेबल रहती है आपकी, वो बताती है कि क्या चीज आपको एक्सेस करनी है, क्या चीज एक्सेस नहीं करनी। तो हम लोग यहाँ पे किस टेबल का यूज करेंगे, फिल्टर टेबल का, FILTER, ठीक है। और FILTER, हाँ सही तो है स्पेलिंग, ओके। एंड उसके बाद हम लोग देंगे कि कौन सा पोर्ट है जिसपे आप जिसको आप बैन करना चाह रहे हो, है ना। तो कौन सा वो पोर्ट है, यानी एक क्लाइंट, देखो सिनेरियो समझो, एक क्लाइंट आएगा, क्लाइंट बोलेगा सर्वर से कि मेरे को आपका AT पोर्ट चाहिए, AT पोर्ट को मेरे को एक्सेस करना है। तो क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो रिक्वेस्ट करते टाइम पे क्या रहेगा, आपका डेस्टिनेशन पोर्ट असाइन असाइन होगा नहीं होगा उस डेटा पैकेट के अंदर, कि डेस्टिनेशन पोर्ट 80 और डेस्टिनेशन IP ये, इसको मेरे को एक्सेस करना है, इस जगह से मेरे को एक्सेस करना है ये सर्विस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस डेस्टिनेशन पोर्ट को -d PORT 80 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग आता है -jump, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लैग है। इसका मतलब होता है एक्शन, कि क्या एक्शन करें लेकर के, एक्शन क्या करें हम लोग इसको लेकर के। मतलब हर एक फिल्टर का ना, देखो समझो, हर एक फिल्टर का मतलब सॉरी, हर एक टेबल का अलग अलग एक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शायद टैब दबाऊं तो, ओके टैब से नहीं हो रहा है, बट मैं बताऊं आपको, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, ड्रॉप का 3-4 ऑप्शंस रहेंगे, ड्रॉप, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, और आई गेस फॉरवर्ड रहेगा शायद एक, ठीक है। तो कुछ एक्शंस रहते हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे अगर हो तो ये एक्शंस। रुक जाओ मैं जरा देख लेता हूँ, देखो हाँ, एक्सेप्ट, ड्रॉप, रिजेक्ट एंड देन रिटर्न। बट ये वाले जो एक्शंस है ना, ये एप्लीकेबल होंगे इसके ऊपर, इस वाली टेबल के ऊपर बस, ठीक है। और हो भी सकता है कि दूसरी टेबल पे भी एप्लीकेबल हो। और अब मैं आपको जैसे कोई एक्शन दे दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो ड्रॉप,
क्योंकि मेरे को कनेक्शन ड्रॉप करने ना, ड्रॉप और रिजेक्ट कुछ भी दे सकता हूँ मैं। अभी अंतर है इन दोनों में, वो आप लोग चेक कर सकते हो बाद में, वो आपको टास्क में दूंगा मैं कि क्या अंतर रहता है। तो यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप, और इसके बाद मैं ना कुछ फ्लैग यूज कर सकता हूँ, कुछ फ्लैग यूज कर सकता हूँ, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे हाइफन हाइफन किया, उसका जब टैब दबाया ना, तो कुछ फ्लैग ऐसे होंगे यहाँ पे जो कि सिर्फ ड्रॉप लगाने पे आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट लगाऊंगा ना, तो हो सकता है कुछ और आ रहे हो, ठीक है। तो वो फ्लैग्स आपको आप लोग खुद देख सकते हो, इतना कोई इसके अंदर फिल्टर टेबल के अंदर तो कोई जरूरी नहीं है। बट नेट टेबल की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो टू डेस्टिनेशन टू सोर्स, वो वाले जो फ्लैग्स होंगे ना, वो आपको थोड़ा सा चकराएंगे आपके दिमाग को, वो मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग उसमें बस ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, और मेरे को ज्यादा कुछ डालने की जरूरत तो है नहीं शायद यहाँ पे, अगर सब सही है तो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जंप कर दो ड्रॉप, मतलब जो एक्शन हो वो ड्रॉप हो जाए, जितना भी आ रहा है यहाँ पे ट्रैफिक। हाइफन हाइफन डेस्टिनेशन। लाओ देख लेते हैं एक बारी, और क्या लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हम्म डेस्टिनेशन, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन में 0.0.0 एंड देन दिस, ये लगा सकते हो कि ये भी नहीं लगा सकते। 90, ओके नहीं। आओ फटाफट से गूगल, रुक जाओ, यहीं पे होगा शायद इसका तो। हम्म ओके हाँ सॉरी, एक चीज और रह गई आपकी। यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया क्या, चेन, हाइफन हाइफन अपेंड, किस चेन में मेरे को अपेंड करना है। मतलब तुम्हें पता है था ना, यहाँ पे ट्रैफिक आएगा जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई थी ना, एक ग्राफ से अभी दोबारा से दिखा दूंगा मैं। बट मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो आने वाला ट्रैफिक है, यानी इनपुट के अंदर, इनपुट चेन के अंदर इसको अपेंड कर दो। और डेस्टिनेशन की जगह लिखूंगा डी पोर्ट। अब तो आ जा, ओके डेस्टिनेशन लिख लेते हैं, आप लिखते हैं 0.0.0.0 एंड देन 80। ओके, और भी एक प्रोटोकॉल नाम का फ्लैग भी रह गया हमारा, PROTO, प्रोटोकॉल TCP एंड देन डी पोर्ट। तो ये जो फ्लैग्स रहते हैं ना आपके यहाँ पे, रुको मैं जरा, DPORT, ये जो आपके यहाँ पे फ्लैग्स रहते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर ये फ्लैग मैंने नहीं दिया है यहाँ पे, तो ये मेरे को ऑप्शन यूज नहीं करने देगा, सॉरी डेस्टिनेशन हटाता हूँ यहाँ से, मेरे को यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं यूज करने देगा, क्योंकि प्रोटोकॉल जो फ्लैग है वो इस चेन पे एप्लीकेबल है। और ये डी पोर्ट जो फ्लैग है, ये भी इसी चेन पे एप्लीकेबल है, और किसी चेन पे आप यूज नहीं कर सकते इसको, ऐसा कुछ है ना आईपी टेबल्स का जो सीन है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये एक रूल क्रिएट मैंने कर दिया यहाँ पे। उस रूल को मैं किस तरह से व्यू कर सकता हूँ, आईपी टेबल्स हाइफन हाइफन लिस्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये जो लिस्ट करेगा ना, ये एक पर्टिकुलर टेबल की लिस्ट करेगा, जो कि रहेगी फिल्टर टेबल। अगर यहाँ पे हाइफन टी में नेट करूँ, तो ये नेट टेबल के रूल्स लिस्ट करेगा। अभी मैं फिल्टर के लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर जाके देखता हूँ कुछ दिख रहा हो तो। ठीक है, दो मिनट देना। अ, मैं घर पे हूँ ना थोड़ा सा, तो क्या खाना क्या नहीं खाना वो पता नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे को एक रूल दिख रहा है, किसके अंदर है, इनपुट चेन के अंदर। इनपुट चेन के अंदर टारगेट क्या दिख रहा है मेरे को उसका, मतलब किस टारगेट पे जंप करूंगा मैं, ड्रॉप कर दूंगा उस ट्रैफिक को। प्रोटोकॉल क्या रहेगा, TCP रहेगा, और सोर्स कहीं से भी आए, डेस्टिनेशन कहीं पे भी जाए। बट अगर वो जो आपका सॉरी,
अगर वो आपका अच्छा सॉरी डेस्टिनेशन एड्रेस है और ये सोर्स एड्रेस है, अगर वो आपका एक एचटीटीपी पोर्ट एक्सेस कर रहा है, एचटीटीपी इसने यहाँ पे अच्छे से रिजॉल्व करके दे दिया है कि आपने 80 लिखा था, वो 80 तो एचटीटीपी का रहता है, तो उसने वो 80 लिख करके दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर 80 पोर्ट पे आपका रिक्वेस्ट जा रहा है तो उसको ब्लॉक कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कर्ल करूँ 127.0.0.1 एंड देन 80, तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं आई है दूसरी कोई भी, और देखो यहाँ पे हैंग कर रहा है। ठीक है, और अच्छी चीज मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, लिस्ट हमने करना सीख लिया। लिस्ट के बाद अगर मेरे को, अगर मैंने ऐसे कुछ अपने गड़बड़ कर दी, अच्छा मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, इसको आप लोग करना बीएम के अंदर, जो भी आप काम कर रहे हो है ना, अपने मेन ओएस को मत खराब कर लेना। अगर आपको जो भी आपने रूल बनाए हैं उनको आपको फ्लश करना है, यानी हटाना है उनको, तो आप रीस्टार्ट करोगे तो हट जाएगा। बाकी आप हाइफन हाइफन एफ एल यू एस एच का यूज कर सकते हो, वो फ्लश कर देगा, बट ये डिफॉल्ट टेबल में से फ्लश करेगा। जैसे डिफॉल्ट टेबल के अंदर हम लोगों ने लिस्ट किया ना, ऐसे ही डिफॉल्ट टेबल के अंदर ही फ्लश करेगा। तो हाइफन टी के मदद से हम लोग नेट के या फिर एफ आई एल टी है फिल्टर टेबल के या फिर मैंगल टेबल के फ्लश कर सकते हैं। तो यहाँ पे से चालू हो गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई मेरे को, रेस्पॉन्स आ गया सॉरी, और यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई देखो। तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हो। और भी यहाँ पे आपका रहता है, जैसे मान के चलो क्या बोलेंगे, अगर जो रिक्वेस्ट है हाइफन हाइफन पीटीएस डेस्टिनेशन एड्रेस अभी हम यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस है यहाँ पे 192.168.0.110, और ये मेरा यहाँ पे लोकल आईपी है, मेरा यहाँ पे लोकल आईपी है। ठीक है, ठीक है, जंप कर हूँ इस पे, बस जंप का मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, बट ये दिखा नहीं रहा है मेरे को। चलो वापस से एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। आईपी टेबल्स हाइफन हाइफन टेबल, यहाँ पे लिखूंगा फिल्टर, यहाँ पे लिखूंगा हाइफन हाइफन अपेंड, किस चेन में मेरे को अपेंड करना है, इनपुट चेन में अपेंड करना है। और हाइफन हाइफन डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन आपका क्या रहेगा, किस डेस्टिनेशन को जा रहा है रिक्वेस्ट। अगर ये जा रहा है 192.168.0.110, ये मेरा आईपी मैं दिखा देता हूँ ऊपर एक बार आपको, यहाँ पे कॉन्फ़िग आई एफ कॉन्फ़िग सॉरी, यहाँ पे 110 लिखा है। ठीक है, तो ये मेरा आईपी है। अगर इस डेस्टिनेशन एड्रेस को रिक्वेस्ट करी जा रही है और हाइफन हाइफन इस डेस्टिनेशन पोर्ट को एक्सेस किया जा रहा है जो कि है 80, तो हाइफन हाइफन जंप करो, यानी एक एक्शन लो, कर दो रिजेक्ट इस बार। लेकिन रिजेक्ट और ड्रॉप में वैसे आप लोगों को एक काम है कि वायर शार्क से आपको एनालाइज करना है कि रिजेक्ट और ड्रॉप के अंदर क्या अंतर है। काफी इजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इतना आप लोगों ने कर दिया, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे एंटर। वेट, अब क्या दिक्कत है, अच्छा हाँ हाइफन हाइफन प्रोटोकॉल रह गया। हमेशा मैं भूल जाता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे, इसलिए कभी ना देखो एक चीज बताऊँ आप लोगों को, आईपी टेबल्स मैंने आज तक कभी नहीं रटा। मैं हमेशा बस गूगल करता हूँ कि मेरे को ये काम करना है आईपी टेबल से, कि मेरे को ये ब्लॉक करना है या फिर ये फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक, ऐसा कुछ करना है, बस वहां से उठा लेता हूँ मैं। बस मेरे इतना है कि समझ में आ जाता है मेरे को कि ये प्रोटोकॉल के लिए फ्लैग यूज किया गया है ना, ये तो सिंपल सी चीज है। तो बस आइडिया ले लो यहाँ से कि किस तरह से काम होता है। तो देखो ये हो गया यहाँ पे रिजेक्ट। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ 127.0.0.180, क्या ये एक्सेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, बताओ चलो जल्दी से। एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने इस पर आईपी दिया 127.0.0.1, देख लो एक बार, रूल देख लो यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे किस तरह से मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो देख लो। ठीक है, ये एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको जल्दी से बताओ यार, टाइम नहीं है। करेगा, ठीक है सही बात है, करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो ये दिया है, देखो अभी एक्सेस कर रहा है। बट जब मैं जिस डेस्टिनेशन एड्रेस को मैंने ब्लॉक किया था, जो कि था 192.168.0.110, इसको जब मैंने किया तब ये इसने बोल दिया कनेक्शन रिफ्यूज, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया मैंने कनेक्शन उसको, शायद सिन रेस्ट पैकेट मैंने भेज दिया, शायद वही रहता है। ठीक है, इसके पास बस 3 रिक्वेस्ट आई हैं, एक रिक्वेस्ट पहली 2 रिक्वेस्ट पहली वाली है और एक रिक्वेस्ट अभी जो हमने ऊपर किया है ये वाली है। ठीक है, देखो करूंगा तो और रिक्वेस्ट नहीं आएंगे इसको। ठीक है, बट जब मैं इसको 127.0.0.1 से करूंगा यहाँ से, तब ये
एक्सेसिबल रहेगा। तो ऐसी सारी चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका लिंक ना मैं आपको दे दूंगा। अच्छा एक चीज और देख लो, हाँ, जैसे मान के चलो अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप लोग क्या करते हो कि रीस्टार्ट करते हो अपना लैपटॉप या फिर ऐसा कोई काम करते हो ना, फ्लश कर देते हो, शट डाउन करते हो, वापस से चालू करते हो, तो आपका जो रूल्स रहेंगे आईपी टेबल्स के वो यहाँ से चले जाएंगे। आईपी टेबल्स हाइफन हाइफन लिस्ट, ये जो रिजेक्ट का रूल रखा हुआ है ना यहाँ पे, ये चला जाएगा, है ना, अपने आप चला जाएगा वो। बट इसको आपको सेव करना है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो इसने बताया हुआ है यहाँ पे कि आप ऐसे लिख सकते हो कि सर्विस आईपी टेबल सेव, इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा इस तरह से आप, ये एक बाइनरी रहती है सॉरी इसकी, हमारे डेबियन बेस्ड सिस्टम के अंदर, ये आपके रेड रेड बेस्ड सिस्टम के अंदर है। ठीक है, इसको इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को सेव करना है तो। ये स्टेट मेरे को नहीं करना है तो मैं नहीं कर रहा, आप लोग भी मत करना, क्यों करोगे, है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कर लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, आईपी टेबल सेव, तो इसे सेव हो जाएगा। और एक आपका यहाँ पे शायद ईटीसी के अंदर, अगर मेरे को यहाँ पे याद होता, आईपी टेबल्स, आईपी टेबल्स, ओके छोड़ो, तो एक फाइल भी रहती है, उसके अंदर भी आप लोग सेव कर सकते हो। और सही बताऊं तो ये जो आईपी टेबल्स आपको देखने को मिला ना यहाँ पे अभी, आईपी टेबल सेव करके जो कमांड थी, ये भी उसी फाइल के अंदर ही सेव करता होगा जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेट के ऊपर। अच्छा, हम लोगों ने सीखा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर एक काम कर जाए तो यहाँ पे जरा मेरे को अगर सिंटेक्स याद हो तो उसका। ठीक है, देखो, और स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक ना हो मेरे से। देखो, हम लोगों ने काम किया था पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर, किसकी किसकी मदद से किया, सो कैट की मदद से किया था, नेट कैट की मदद से किया था। बाकी एनजी रॉक होते हैं आपके, ये सारी चीजें करते हैं आप, आप लोग ये करते हो। पोर्ट फॉरवर्डिंग आप आईपी टेबल्स के थ्रू किस तरह से करोगे? हमारे पास एक टेबल रहती है, नेट टेबल, है ना, उसकी मदद से हम लोग इस काम को करते हैं। हाँ सही बोला अजय दा आपने, बट ये काम आपका टास्क था। हाँ, आईपी फॉरवर्ड पे ऑन रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आपने मोहित। अ, चलो ठीक है। अच्छा टास्क सुन लो, आप लोगों का छोटा सा टास्क है, कोई इतना बड़ा कोई चीज नहीं है। आप लोग क्या करोगे, एक वायरसार्क खोलोगे, वायरसार्क में आप लोग आईपी टेबल्स को एनालिसिस करोगे, और एक जो चेन एक सॉरी एक एक्शन रहेगा, एक जंप रहेगा आपका ड्रॉप, और एक रहेगा रिजेक्ट। तो जो ड्रॉप वाला रहेगा आप लोगों का, उसको आप लोग पहले देखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, कैप्चर करोगे उसको। ठीक है, और उसके बाद दूसरे रिजेक्ट जो रहेगा उसको आप लोग कैप्चर करोगे, और उसके बाद दोनों का स्क्रीनशॉट वहां भेजोगे ग्रुप में। कि और ये चीज आपको पता लगनी करनी चाहिए कि मतलब लगनी चाहिए कि हो क्या रहा है उसके अंदर, है ना, कि जब आपने रिजेक्ट डाला था वहां पे तब क्या हो रहा था, और जब आपने ड्रॉप डाला एक्शन के अंदर, जंप के अंदर, तब क्या हो रहा है वहां पे, है ना। तो वो चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, मूव करते नेक्स्ट नेट टेबल के ऊपर। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक वीएम खोल, दो वीएम खोल लेता हूँ एक्स्ट्रा। एक तो मेरे पास देखो उबंटू डेस्कटॉप है, बस रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप ना हो जाए, मतलब ये वीडियो कॉल ना स्टॉप हो जाए यहाँ पे अगर ये। और एक मैं लिनक्स मिंट खोल लेता हूँ, ये मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई है, बट इसको मैं लाइव चला लूंगा। तो शायद मेरे को एक साथ नहीं स्टार्ट करनी चाहिए थी, चलो कोई नहीं, पहले एक को स्टार्ट हो जाने तो उसके बाद दूसरे को। चलो जब तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लो जल्दी से। पाइथन वाली देखी सर आपने वो? सॉरी देखो मोहित, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आपका वो नहीं देख पाया था। देखो मेरे, आप टैब देख लो, आप मेरे कितना खुला पड़ा है, कितना कुछ खुला पड़ा है, और मैंने आपको टर्मिनल नहीं दिखाया अपना, देखो अभी तो। ये देखो एच टी वी वाले में क्या चल रहा होगा देखो। तो इसमें
मतलब मैं इस अपने अपने आप में बिजी हो गया था थोड़ा सा, इसलिए मैंने नहीं देखा था आपका। सॉरी। मैं देखता हूँ। ओके। अच्छा, इसका जरा इनको जरा चालू होने दो, और उसके बाद इनकी आईपी देखूंगा मैं। देखो, अब मैं एस एच नहीं बताने वाला कि एस एच कनेक्शन क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो आप लोग देखना। और हमेशा याद रखना आईपी टेबल्स जैसी चीजों को, आईपी टेबल्स हो गया, राउटिंग हो गया। अच्छा, राउटिंग के बारे में समझ लो। देखो, आईपी करके एक कमांड रहती है, आईपी राउट इसका पूरा रहता है। आईपी राउट टूल किट बोलते हैं इसको, आईपी राउट, आई आर यू टी, इसको बोलते हैं आईपी राउट टू। इसकी एक कमांड रहती है, एक यूटिलिटी है ये आपकी, आईपी राउट टू, है ना। तो आईपी ना आईपी करके एक कमांड रहती है आपकी। ठीक है। आप लिखोगे आईपी ADDR एंड देन सो, तो ये सेम काम करेगा आई एफ कॉन्फ़िग जैसा। ठीक है। तो अच्छा, आई एफ कॉन्फ़िग किसका, किस यूटिलिटी का ये कंपोनेंट है आपका? ये आपका नेट टूल्स का। अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, नेट टूल्स ऐप इंस्टॉल नेट टूल्स ऐसे लिखोगे, तब जाकर के ये इंस्टॉल होता है आपका आई एफ कॉन्फ़िग। ठीक है। और जहां आई एफ कॉन्फ़िग काम ना करे ना, वहां हो सकता है आपको ऑलरेडी ये दिया हो आईपी कमांड, तो आप वहां पे आईपी कमांड आप यूज कर सकते हो ये चीज। ठीक है। यहाँ पे एक कमांड और रहता है, राउट -n, ये भी शायद इसी यूटिलिटी का है। तो ये मेरे को बताता है कि पहले ट्रैफिक कहाँ से कहाँ हो गया था। ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा है ना, मैट्रिक्स, ये आपका रहता है कॉस्ट। बट कॉस्ट इन व्हाट सेंस? आपका कॉस्ट, अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ी है ना, तो इधर से उधर जाने में, इस मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स पे जाने में, या फिर यहाँ पहुंचने में कितना कॉस्ट आएगा। अब वो थोड़ा सा ना, इस अपने पता नहीं कर्नल के हिसाब से अलग अलग रहता है वो, कि मैं थ्रूपुट को चूज करता हूँ कॉस्ट के लिए, या फिर किसी बैंडविड्थ को चूज करता हूँ, किसी भी डेटा पैकेट्स को चूज करता हूँ इसके लिए, या फिर टीटीएल वैल्यू को चूज करता हूँ मैं, कॉस्ट एज अ कॉस्ट। तो वो चीज रहती है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके बारे में जो ज्यादा हम लोग बकवास नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी चीज है। ओके। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे डेस्टिनेशन और गेटवे, आप लोग मालूम है डेस्टिनेशन क्या होता है, गेटवे क्या रहता है ना। इस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए इस गेटवे से होकर गुजरना पड़ेगा, इस गेटवे से होकर गुजरना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। और एक कमांड रहती है आपकी TRACE ROUTE, ट्रेस राउट। ट्रेस राउट, और एक विंडोज के अंदर, ये तो लिनक्स के अंदर होती है आपकी, सिंपल सिंपल से थ्योरी वाली चीजें हैं, पढ़ करके निकाल दो। एक रहती है आपकी TRACE CRT, ट्रेस सर्ट या फिर ट्रेस सर्ट, ऐसा कुछ करके रहता है, या फिर दो CEC आएगा, या फिर सिंगल ऐसे ट्रेस एंड देन RT रहता है आपका। तो ये तो विंडोज वाली कमांड है ट्रेस सर्ट, और ये ट्रेस राउट इसके अंदर है। तो ट्रेस राउट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसे लिखूँ ना google.com या फिर linux.com। ठीक है। तो ये बता रहा है पहला गेटवे कौन सा था, कहाँ से होकर के गया। ये देखो मेरा राउटर है, ये जो आईपी है ना, ये राउटर है। सबसे पहले इसने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, इसका आईपी एड्रेस ही निकला। उसके बाद ये गेटवे मेरा यहाँ से होकर के गया, इसको इतना टाइम लगा, इतने ये जो भी सारी चीजें बताता है वो लगा। ठीक है। उसके बाद ये गया यहाँ से, यहाँ से गया, उसके बाद फिर यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर ऐसे करते 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 वो पहुंचा, और इसने एट्थ पे मेरे को यहाँ पे जाकर के रेस्पॉन्स दे दिया। ऐसा कुछ ये बताता है मेरे को, कहाँ से होकर के जा रहा है आपको डेटा पैकेट, उसका इन्फॉर्मेशन ये देता है आपको। अगर इसको वेरीफाई मैं करना चाहूँ थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे अपना ये राउटर खोल सकता हूँ, गेटवे सही दिखा रहा है ना मेरे को। तो बोलते हैं, मैं लिखूंगा शायद KNG PNG। ठीक है। तो ये मेरा गेटवे ही है, मतलब पासवर्ड इतना मेरे को यूनिक नहीं रहता नहीं है। KNG PNG, हाँ, जो मैं आप लोगों का एग्जांपल देता हूँ वो ये है पासवर्ड मेरा। ठीक है। देखो, यहाँ पे दो VM चालू हो गए। अ, एक VM ये चालू हो गया, एक VM ये चालू हो गया। मैं जरा फटाफट से ना इनकी आईपी देख लेता हूँ, जिससे मैं सभी को ना एक ही उस पे ले आऊंगा। मैंने एवरेज इंटरफेस पे करे हुए हैं ये सारी चीजें। अब देखो, इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ कि एवरेज इंटरफेस क्या रहता है, SSH क्या रहता है। ठीक है। वो लोग आप वो उतना आपको जान आना चाहिए। तो इसका 107 है, ओके गुड। उबंटू वाले का मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे कि OBUNTU 107। और
एक रहेगा आपका मिंट, इसका भी देख लेते हैं जरा फटाफट से। इसका है आपका 112 ये तो मेरे का है। मेरे का शायद 110 है। अनफिल्टर रेंज तो मेरे का 110 है, मिंट का है 112। ठीक है, और मेरा जो है काली, उसका है 110। चलो, ये रुको, ये मैंने लिखा ही कहाँ पे है? ओके, वेट। हाँ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे आईपीज, पीज मिंट, आईपीज। ठीक है, आईपीज। तो उबंटू का ये है, काली का ये है, मिंट का ये है। अच्छी बात है। चलो, मैं पहले ना काम करता हूँ उबंटू पे। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इसको हटा करके SHO लकी करके मेरा यूजर है वहाँ पे, और 192.168.0 उबंटू का 107। पासवर्ड डालता हूँ मैं अपना, मैं लॉग इन कर गया। यहाँ पर लिखता हूँ sudo su हाइफन, पासवर्ड मांगता है, मैं रूट बन गया। चलो, अब काम करने में मजा आएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कि एक इसके अंदर भी टीमक्स खोल लेता हूँ। अच्छा, चलो, एक और नई चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगी आज। अगर टीमक्स के अंदर देखो, मेरा एक टीमक्स चल रहा है ऑलरेडी, टीमक्स के अंदर दूसरा टीमक्स मैंने खोल लिया है यहाँ पे। तो अगर मैं CTRL-B लिखूं, CTRL-B प्रेस करूं हॉट की, तो कौन सा वाला रेस्पॉन्स रेस्पॉन्ड करेगा मेरे को? जरा मेरे को बताएगा कोई? जल्दी से बताओ प्लीज, मेरे को मजा आ रहा है आज। बैकग्राउंड वाला कौन सा, मतलब मेरा काली वाला है फिर उबंटू वाला, ही बताओ। उबंटू वाला नहीं करेगा मोहित, देखो, काली वाला करेगा। और मेरे को अगर उबंटू वाला करना रहेगा तो उसका भी मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ CTRL-B एंड देन T लिखूं, तो ये जो आ रहा है ना, ये जो फॉन्ट आ रहा है, ये मेरे काली का फॉन्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CTRL-B एंड देन CTRL-B एंड देन T लिखूं, तो ये, अच्छा सॉरी, ये हालांकि आया इसके अंदर है ये, बट दिखा नहीं रहा है वो। चलो, मैं एक थोड़ा सा बोले देता हूँ, इस स्प्लिट मैं इसको करता हूँ। ठीक है, देखो, मैंने ऐसे कर दिया। अभी मेरे को इसको स्प्लिट करना अंदर वाले को, तो मैं CTRL-B देन जो भी मैं स्प्लिट करने को लगाता हूँ, शिफ्ट एंड देन ये 5। ठीक है, उससे स्प्लिट हो जाता है। अगर मैं सिंगल CTRL-B प्रेस करता हूँ, तो ये यहाँ पे मेरे होस्ट वाला जो है, जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअल में, जो मेरा मशीन का है काली का, उसको ये रेस्पॉन्स करेगा मेरा। ठीक है, इसको रिक्वेस्ट जाती है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वैसे। चलो, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको हटा करके यहाँ से टर्मिनल पे मूव कर जाता हूँ। SH लकी 192.168.0.107 कहाँ से कंप्लीट हो जाए आज आज। sudo su हाइफन 4788 ओके कोड। ओके, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टीमक्स चालू कर लेता हूँ, -u फॉर यूनिकोड इनकोडिंग, क्योंकि मैं कुछ जरूरत नहीं है अभी के लिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे नीचे एक विंडो चालू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं netcat हाइफन nclp एल एन एल बी पी हाँ सॉरी, भूल गया था मैं। 8080 को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया, चलो अच्छी बात। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, लोकल होस्ट, सबको मालूम है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिखूँ यहाँ पे आएगा। आप इससे चालू करता हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि मैं एक्सेस करूंगा, मैं एक्सेस करूंगा पोर्ट 90 को, और जो 90 रहेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा 8080 पोर्ट को, इसी होस्ट पे, इसी होस्ट पे ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। समझ रहे हो? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे एनसी लोकल होस्ट 90।
अभी के लिए तो देखो इसने बोल दिया कि कनेक्शन क्लोज है, मतलब कुछ भी नहीं बोला, इसने कनेक्ट ही नहीं हुआ है। बट अभी जब नेक्स्ट टाइम मैं आईपी टेबल्स के रूल लगाऊंगा ना, तो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तरीके से ये इसको बोलेंगे ना हम लोग, पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया हम लोगों ने। एक पोर्ट दूसरे पोर्ट को पॉइंट कर रहा है ना, एक पोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा है तो दूसरे पोर्ट को रिक्वेस्ट जा रही है। तो हम लोग किस तरह से करते हैं उसको, नेट टेबल की मदद से। कमांड देखो, आईपी टेबल्स यूज करेंगे, हाइफन हाइफन, इसके अंदर है कि नहीं आईपी टेबल्स है, तभी टैब आया है शायद, वर्जन। ओके है। यहाँ पे लिखेंगे टेबल, लिखेंगे नेट, यहाँ पे लिखेंगे हाइफन हाइफन अपेंड। अब देखना, नेट टेबल के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्री राउटिंग और पोस्ट राउटिंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दो दो चीजें रहती हैं। प्री राउटिंग का मतलब रहता है कि अभी पैकेट जस्ट आया ही आया है हमारे पास, किसी ने रिक्वेस्ट करी है, बस अभी अभी नेटवर्क स्टैक के अंदर गया भी नहीं, बस आया ही आया है हमारे पास, ठीक है। इनिशियल जो क्या बोलोगे स्टेट रहेगी ना किसी पैकेट के पास आते टाइम पे, तो वो प्री राउटिंग के अंदर आएगा आपका, ठीक है। तो सबसे इनिशियली वो प्री राउटिंग टेबल के अंदर आता है, चेन के अंदर आता है, सॉरी। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी बार चेन और टेबल्स में, एक्शंस, चेन, टेबल्स, आईपी टेबल्स। ठीक है, देखो किसके अंदर मैं इसको अपेंड करूंगा, प्री राउटिंग के अंदर, PREROU। डरने वाली बात नहीं, अगर ये टैब ऑटो कंप्लीट ना हो तो पता नहीं मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, बट ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। PREROUTING स्पेलिंग अगर सही हो तो मेरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा हाइफन हाइफन प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट जिसको क्लाइंट एक्सेस करे, और वो क्लाइंट एक्सेस करे, चलो अभी के लिए इतना, कि कौन सा वो डेस्टिनेशन पोर्ट यानी पोर्ट 8080 इसको रिक्वेस्ट आए। ओके, ये तो एक काम करते हैं, इसके हैशटैग लगा लेते हैं, भी करते हैं। थोड़ा सा वो गड़बड़ी हो जाती है, पता नहीं इसके साथ, ठीक है। तो हाँ, TCP लिखा, उसके बाद कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट है जिसको क्लाइंट एक्सेस करना चाह रहा है, वो है आपका 8080। यहाँ पे लिखूंगा मैं हाइफन हाइफन डी पोर्ट। कम ऑन, अब क्या रह गया, नेट राउटिंग प्रोटोकॉल TCP। ओके, सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। कितना टाइम हो गया, कहाँ से छूटा था? मैं बस बोलते ही जा रहा था। ये एक तो डिस्कनेक्ट होते टाइम पे ना ये आवाज नहीं करता, जब रिकनेक्ट हुआ तब आवाज किया इसने मेरे को। हाँ, तो मैं ये दिख रहा था कि लास्ट कमांड क्या था। मेरा ये कमांड था, इसमें डेस्टिनेशन आ गया, डी पोर्ट आ गया, बट इसके अंदर आपका डी पोर्ट नहीं है इस कमांड के अंदर। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं डैश डीएस डैश, यहाँ पे हैशटैग लगा दूंगा मैंने, डेस्टिनेशन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0.0.0.0 एंड देन 80। हालांकि ये काम करेगा नहीं, सिंटेक्स होता नहीं है, पर फिर भी चलो देखते हैं काम कर जाए तो। अगर मैं यहाँ पे TCP UDP प्रोटोकॉल ना यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ डी पोर्ट।
डी पोर्ट 80 अगर डेस्टिनेशन पोर्ट को रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, हाइफन हाइफन PRO प्रोटोकॉल जो है आपकी, वो आपकी TCP है। और यहाँ पे हाइफन हाइफन जंप कर जाओ, एक एक इसके अंदर अब एक एक्शन रहता है, इसके अंदर इस प्री राउटिंग चेन के अंदर आप कर सकते हो रीडायरेक्ट, REDIR REDIR ऑटो कंप्लीट पता नहीं मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है बहुत स्पेलिंग लिखने में यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर मैंने ये रीडायरेक्ट दिया यहाँ पे, तो रीडायरेक्ट के साथ एक फ्लैग आता है जो होता है टू आपका, कि टू यानी किस पोर्ट पे मैं कर सकता हूँ, किस पोर्ट पे मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ उसको, तो 90 या फिर सॉरी उल्टा मैंने कर दिया यहाँ पे कि मैं 90 को एक्सेस करूंगा और 8080 रिक्वेस्ट जाएगी, तो यहाँ पे पोर्ट मेरे को उल्टे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 90 डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा यहाँ पे मेरा, कि 90 को 90 पे 90 पे रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट हमारा, और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा किस पे, यहाँ पे से कमेंट लगा करके एक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 8080 पे, ठीक है। ओके हाँ, कमांड एग्जीक्यूट कर गई हमारी। हाँ, और ऑटो कंप्लीट पता नहीं मेरे को क्यों नहीं काम किया, मेरे को भी डरा दिया था इसने, मेरे को देखना पड़ता नहीं अभी, ठीक है। तो हमारा आईपी टेबल्स का कमांड रूल बन गया। अब इसको व्यू करेंगे हम लोग हाइफन हाइफन लिस्ट से। तो ये मेरे को फिल्टर टेबल का दिखाएगा, तो मेरे को नेट टेबल का करना रहेगा, तो हाइफन टी लगा करके या फिर हाइफन हाइफन टेबल लगा करके नेट लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये मेरे को बताएगा कि रीडायरेक्ट प्री राउटिंग चेन के अंदर रीडायरेक्ट टारगेट है हमारा, रीडायरेक्ट करते हैं हम किसको, 90 वाले ट्रैफिक को इस पे 8080 पे। अब मान के चलो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करना तो चाहिए काम। 168.0.107 को देखने दो। कुछ तो हम लोगों ने गड़बड़ी करी होगी यहाँ पे। मैं बोलता हूँ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आईपी टेबल्स आपका, और हमेशा VM पे यूज करो इसको जब भी आप यूज कर रहे हो। तो देखता हूँ, रुको। यहाँ पे टू मैंने साइन किया हुआ है, टू पोर्ट 8080, एंड ये पोर्ट मैंने साइन किया हुआ है यहाँ पे 90, डेस्टिनेशन पोर्ट अगर 90 रहेंगे, एंड TCP प्रोटोकॉल रहे, एंड प्री राउटिंग चेन रहे, दिस काम करते लाओ, थोड़ा जल्दी से गूगल कर लेते हैं, आप लोगों को टाइम बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे हाइफन डी नेट, ये वो तो है एक तरीका डी नेट को मैं आगे 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 बताने वाला था आप लोगों को, एक पूरा सिनेरियो यूज करके, क्योंकि मैंने तभी तो मैंने दो यहाँ PM चालू करे थे, बट पोर्ट रीडायरेक्शन वाला एग्जांपल होना चाहिए। ओके, टू पोर्ट, ओके, सो टू पोर्ट इज द, ठीक है। पहले एक बार फ्लश कर लेते हैं, आईपी टेबल्स हाइफन हाइफन प्लस। अब आप लोग क्यों यूज करना चाहोगे ना इसको, कि जब सो कैट से नाइट कैट की वजह से काम हो रहा है इतना, तो हम लोग क्यों करेंगे इसको। ये एग्जीक्यूट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे NCLB अभी भी नहीं चला राउटिंग हाइफन आया है, ETH0 हाइफन P TCP 80 पोर्ट 2525।
इंटरफेस देने से वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए, पर चलो इंटरफेस भी दे देते हैं इसको। कर लेते हैं, क्या जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे वेट हाइफन हाइफन आई आई एन इन, या फिर हाइफन आई लगा देते हैं बस। इंटरफेस का मैंने कभी दिया नहीं आज तक। और इंटरफेस है कौन सा, इसको भी देख लेता हूँ जरा। आई एफ कॉन्फ़िग, आप इंटरफेस है यहाँ पे। तो यही तो आई, ओके ये नहीं है, ये आपका इंटरफेस है आपका, क्योंकि देखो ये आईपी हमारी 0.7। लोकल भी दे सकता था मैं इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस मतलब कोई सा भी दे सकता हूँ, पर मेरे को फिर उसी हिसाब से एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लोकल दे रहा हूँ ना, तो फिर यहाँ पे एलओ लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अभी जरा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, कनेक्ट हो जाए तो। अभी भी नहीं हुआ। ओ वेट, हाँ सही सही आईपी से दिया इस बार मैंने। ओके, अगर गलती जो मैं सोच रहा हूँ अपने मेरे मन में वो हुई ना, तो आप लोगों को बहुत बड़ी सबक मिलेगी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी सीख मिलेगी आप लोगों को। किसी को मालूम है यहाँ पे क्या गलती हुई है मेरे से? अगर हुई है तो वो मैं गैस ही कर रहा हूँ अभी के लिए। यस यस, अच्छा सॉरी, ये तो उसका है। अ, मेरे को लगा सभी को मालूम है मेरे से क्या गलती, कोई बता नहीं रहा है मेरे को। हाँ प्लीज, किसी को भी मालूम हो क्या गलती हुई है मेरे से? जल्दी से बताओ प्लीज। यहाँ पे रखा ही होगा शायद ये देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं आईपी फॉरवर्डिंग। ये आपको कर्नल के अंदर इनेबल करनी पड़ती है, उस बिट को 0 से 1 करना पड़ता है टू फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम वन आईपी टू सेकंड आई, मतलब अनदर आईपी इन योर ओन सिस्टम, या फिर एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे अगर आपको फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक, तो आपको ये 1 से 0 करना रहता है। ठीक है, तो उसको किस तरह से उसको जब तक आप नहीं करोगे ना, तो ये नेट टेबल किसी काम की नहीं है आपकी, फॉरवर्डिंग किसी काम की नहीं है, सॉरी ऐसे बोल लो। तो यहाँ पे हाँ, आईपी फॉरवर्डिंग में 1 वही चीज। हाँ, तो जरा मैं उसका वो सिंटेक्स देख लेता हूँ यहाँ पे कि और अच्छा सिंटेक्स, एक एक और अच्छा सिंटेक्स होता है इसका, पता नहीं मेरे को, अगर मेरे को याद हो तो वो एस आई एस। हाँ देखो, ये सिंटेक्स है इसका। मैंने रन कर दिया साथ ही कमांड। अब ये 1 हो गया यहाँ पे। ये कमांड मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो इस पूरे आर्टिकल को मैं दे दूंगा आप लोगों को, इसमें से देख लेना। यहाँ पे बस आपको इंटरफेस लगाना पड़ेगा अपना। कहाँ गया, यहाँ पे जैसे ETH.0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे W line 0 लिखोगे आप, जो भी इंटरफेस आपको चालू करनी है। मैंने पूरे आईपी फॉरवर्डिंग चालू कर दी पूरी सबके लिए यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ वापस से, प्रेस करने के बाद, अच्छा इस बार इंटरफेस हटा देते हैं हम लोग, यानी ऑल इंटरफेसेस पे काम करें, मैं ऐसे चाह रहा हूँ इससे। ये अभी भी नहीं काम किया। बट ये आपके लिए सीख है कि आप लोग इसको हमेशा ऑन रखो। नेट टेबल कभी इसके बिना काम नहीं करेगी आपकी। और यहाँ पे क्या रह सकता है हमारा, सभी चीज तो हो गई हमारी। एंड हाइफन आई और हाइफन ए सिमिलर है, कैपिटल ए, या फिर मैं इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा ना इसका यूज करता हूँ कि कैप हाइफन हाइफन एंड देन पूरा एक्सप्लेन करते हुए कि टेबल। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ तो स्मॉल टी है कि कैपिटल टी है पता नहीं चलता ना, वो तो वो दिक्कत करता है आपका। ठीक है, एक लास्ट ट्राई करते हैं यहाँ पे हम लोग। लास्ट ट्राई करते हैं इसके लिए हम लोग इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी है। कि शायद मेरे ख्याल से यहाँ है उसका TCP/IP पोर्ट रिटायर। ओके, तो 2 पोर्ट होता है, फिर खाली 2 रहता है? नो आइडिया।
टू सोर्स नहीं कर सकते हम लोग। टू सोर्स के अंदर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे जब अपने को, पहले तो आपको पोस्ट राउटिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट राउटिंग लगाना पड़ेगा टू सोर्स अगर आप चेंज कर रहे हो तो, तब जाकर के यहाँ पे अलाउ करेगा। और जंप के अंदर भी आपको एस नेट यूज करना पड़ेगा। एंड टू सोर्स आपको चेंज करेगा सोर्स एड्रेस को इन दी पैकेट, वो उससे रिलेट नहीं करेगा कुछ भी। हाँ नहीं, इसके अंदर क्या आ गए, काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। एक बार जल्दी से हम लोग ना इसको मिंट पे अप्लाई करके देख लेते हैं। और इसको हटा देता हूँ यहाँ से। कल तो एस आई एस, ये इसके अंदर इनेबल की भी नहीं थी मैंने। एस वाई एस सी टी एल -w net.ipv4 then ip_forward equals to 1। ओके, सूडो के साथ सूडो सूब बन जाते हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आईपी टेबल्स, अगर इसके अंदर ये टेबल्स, हाँ है, ये है, ठीक है। हाइफन हाइफन टेबल नेट हाइफन हाइफन अपेंड PREROUTING और हाइफन हाइफन प्रोटोकॉल TCP हाइफन हाइफन डी पोर्ट विच इज 90। अगर डेस्टिनेशन पोर्ट 90 को जा रही है तो उसको फॉरवर्ड कर दो वहां पे, ऐसा मैं बोलना चाह रहा। 90 पे फॉरवर्ड कर दो एंड हाइफन हाइफन जंप करो, रीडायरेक्ट टारगेट रहेगा, यानी रीडायरेक्ट कर दो REDIRECT एंड रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दो हाइफन हाइफन 2 एंड देन 8080। ठीक है, अच्छी बात है। एक नया टैब यहाँ पे चालू कर लेते हैं हम लोग इसी के अंदर। हम यहाँ पे लिखते हैं कि सूडो सबसे पहले तो, और यहाँ पे लिखते हैं कि नेटकैट हाइफन LVP 8080। इस पे कोई भी रिक्वेस्ट करे तो वो 90 पे कोई भी रिक्वेस्ट करे तो 80 पे आना चाहिए। सी लोकल पोस्ट, ओके, कोई ना कोई दिक्कत है हमारी कमांड के अंदर, ठीक है। बॉयस गई, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? ओके, हाँ, आप कोई कॉल कर रहे हो क्या मेरे को? नहीं नहीं, वॉइस गई नहीं थी, वो मैं सोच में था, अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो तो। मैं इसको देख करके सोच रहा था थोड़ा सा, गई नहीं थी वॉइस, सॉरी। कहाँ गया? चलो इसको फिर बाद में देखते हैं हम लोग। जो भी इसमें एरर है, हालांकि कमांड यही रहती है। और मैं तो ये भी दिखाना चाह रहा था आगे कि किस तरह से आप लोग ना एक रिवर्स प्रॉक्सी किस तरह से काम करती है। अच्छा, रिवर्स प्रॉक्सी का काम क्या रहता है ना, छोटा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन पे अटक गया था, ओके। रिवर्स प्रॉक्सी का छोटा सा मैं काम आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे ऐसा रहता है कि आप एक क्लाइंट हो, बता दूंगा आईपी बस, डोंट वरी। आप एक क्लाइंट हो, एक रिवर्स प्रॉक्सी रहता है आपका, ठीक है। आप एक वेबसाइट को या फिर वेब सर्वर को आप जब एक्सेस करना चाहते हो ना, तो वेबसाइट को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हो। ये कंसेप्ट है रिवर्स प्रॉक्सी का, कि आप पहले रिवर्स प्रॉक्सी को एक्सेस करते हो, देन रिवर्स प्रॉक्सी, या फिर एज ए, इसको लोड बैलेंसर ही बोल सकते हैं हम लोग, अगर आपने सुना हो तो, लोड बैलेंसर।
तो लोड बैलेंसर को एक्सेस एक्सेस करोगे आप पहले, उसके बाद वेबसाइट एक्सेस एक्सेस हो पाएगी। इसकी मदद से क्या क्या चीजें पॉसिबल है, और इसको हम लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले थे आज, अगर ये काम कर जाता तो हमारा, तभी मैंने 3 VM चालू करे थे यहाँ पे। अगर ये काम कर जाता तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे आईपी टेबल्स की मदद से, कि मैं एक वीएम से ट्रैफिक दूसरे वीएम पे फॉरवर्ड कर दूं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये काम हम लोग आईपी टेबल्स की मदद से कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही कंसेप्ट आपका यूज होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, कि जैसे गूगल आप लोगों ने सुना है कभी, गूगल का भी वो नहीं हो सकता, डॉस अटैक नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता है बट ऐसे नॉर्मल डॉस अटैक तो ऐसे ही वो झेल लेता है गूगल हमारा। ठीक है, तो वो एक लोड बैलेंसर कुछ ना कुछ यूज करता होगा ना आपका, हालांकि गूगल कुछ अलग ही तरह से इसको प्रिवेंट करता है डॉस अटैक को। बट कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस तरह से कुछ काम कर सकते हैं कि पहले एक मशीन को जितना भी ट्रैफिक आए ना, उसको हम दूसरे पे भेज सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इस चीज को एक थोड़ा सा छोटे लेवल पे दिखाने वाला था फॉर मतलब स्टैटिक आईपी आईपी के लिए दिखाने वाला था। अगर डायनेमिक के लिए हम लोग करते हैं तो फिर हमको मैश को ऐड करके कुछ रहता है, इसी तरह से शायद बोलते हैं उसको, MASQUARAD, इसका मतलब शायद बहकाना होता है। ठीक है, तो वो हम लोग करने वाले थे, मैस्कुरेड तो नहीं बट स्टैटिक आईपी के लिए करने वाले थे। बट चलो ठीक है, इसको और कल देखेंगे हम लोग। और किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में, रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में? कभी कोई रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में सुना है? किसी ने इम्प्लीमेंट करी, बस सुना ही हो, जस्ट सुना ही हो? क्योंकि मैं देखो एग्जांपल दूंगा ना तो तुमको सबको आ जाएगा दिमाग के अंदर। हाँ विवेक, कौन सी भी रिवर्स प्रॉक्सी या फिर लोड बैलेंसर? अगर आप लोग खेलते हो, आपका ब्लॉग, मैस्कुरेडिंग पे ब्लॉग है मेरा। अच्छा, आपका ब्लॉग है शायद इस पे, नहीं नहीं, मेरा रिवर्स प्रॉक्सी पे ब्लॉग नहीं है, बट मैं लिख सकता हूँ, बट मेरे को टाइम मिले तब है वो। हाँ, तो कभी आप लोगों ने उसके बारे में सुना है, एनजिन एक्स के बारे में? छोड़ो, आप लोगों ने सबके एनजिन एक्स के बारे में सुना होगा काफी लोगों ने यहाँ पे। एनजिन एक्स क्या है आपका? एक एक वेबसाइट होस्ट करने का प्लेटफॉर्म है ना आपका, जैसे अपाचे है। तो हम लोग पता क्या करते हैं, एंजिन एक्स को कभी कभार क्या मतलब, मोस्ट ऑफ द टाइम एंजिन एक्स हो गया, एच ए प्रॉक्सी हो गया, अब एक पिंटरेस्ट करके जो हमारी वेबसाइट है ना, एक जिसे फोटो वोटो शेयर करते हैं, उसने भी एक लोड बैलेंसर बनाया था, उसने एक ओपन सोर्स है उनका, नाम याद नहीं आ रहा उसका मेरे को। तो ऐसे एंजिन एक्स हो गया, एच ए प्रॉक्सी हो गया, इनको हम लोग क्या किस तरह से यूज कर सकते हैं ना, एक लोड बैलेंसर की तरह, कि अपाचे को डायरेक्ट, अपाचे एक हमने अपाचे सर्वर स्टार्ट किया हुआ है, एक हमने एनजिन एक्स स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अपाचे को डायरेक्ट रिक्वेस्ट ना आए, पहले किसको रिक्वेस्ट आए, एनजिन एक्स को, एंड देन एनजिन एक्स जो है उसको फिल्टर आउट करे कि इतना ट्रैफिक इतनी बारी में आना चाहिए। उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चेंज हो जाते हैं वो, आपकी engine x डॉट कॉन्फ रहती है ना, उसके अंदर चेंज हो जाते हैं कि ये अगर ये हेडर लेके आ रहा है, ये वाला हेडर लेके आ रहा है तो इसको प्रायोरिटी दो, या फिर ये हेडर लेके आ रहा है तो इसको बैन कर दो, है ना? ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ कंटेंट करके रखा है तो इसको बैन कर दो। तो रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसर ऐसे ही काम करता है, तो हम लोग एंजिन एक्स को ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिवर्स प्रॉक्सी की तरह। एंड देन देखो, सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने एंजिन एक्स के बारे में पढ़ा है बट आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या चीज होती है। तो सिंपल से कंसेप्ट है। और मैं एक वो देख रहा था वीडियो, उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर यही पूछा गया था। वो सिनेरियो इस तरह से बनाते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए इंडस्ट्री में, तो सिनेरियो इसी तरह से बनाते हैं वो लोग कि जो रिवर्स प्रॉक्सी रहता है, एक आपके पास रिवर्स प्रॉक्सी है, एक आपके पास बैकएंड है, मतलब बैकएंड में एक लैंग्वेज रन कर रही है, नोड जेएस का हो सकता है, चाहे वो जेंगो का हो सकता है, फ्लास्क का हो सकता है, एक आपके पास डेटाबेस है। अब आपका ना वेबसाइट बहुत स्लो काम कर रहा है, तो दिक्कत कहाँ पे आएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो वो सारी चीज जब आपको मालूम रहेंगे ना रिवर्स प्रॉक्सी होता है क्या है, तभी आप लोग फिगर आउट कर पाओगे ना कि मैं ये चीज ट्राई करूंगा उस रिवर्स प्रॉक्सी के अंदर। और रिवर्स प्रॉक्सी जब मेरे को मालूम रहेगा कि रिवर्स प्रॉक्सी होती है चीज है, तो रिवर्स प्रॉक्सी कुछ नहीं रहता, बस जस्ट अनदर आपका सर्वर रहता है, एचटीटीपी सर्वर, जैसे एनजिन। बट उसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एनजिन के पास, एनजिन जैसे सर्वर्स के पास, जैसे अपाचे के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो एज ए रिवर्स प्रॉक्सी काम कर सके, फॉरवर्ड कर सके वो ट्रैफिक को। हमारा आईपी टेबल्स क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, कर सकता है, सॉरी, ठीक है, ब्लॉक भी कर सकता है हालांकि। चलो।
इसको जरा वीएम को मैं क्लोज कर देता हूँ और जरा बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन पे आता हूँ थोड़ा सा मैं। इसको जरा गौर से देख लेना, इसको मैं कल देखता हूँ, अब पता नहीं काम क्यों नहीं किया ये। ठीक है, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में ओके ठीक है, हाँ देखो अटैक्स पे आते हैं। काफी टाइम हो गया आप लोगों को देखते देखते जीडीबी को, जरा अटैक भी देख लेते हैं, एक छोटा सा करके देख लेते हैं कि होता क्या चीज़ है, एक्सप्लॉइट किस तरह से करते हैं बाइनरी को, क्या होती कि एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं बाइनरी एक्सप्लॉइट कर दी मैंने, तो वो किस सेंस में बोल रहे हैं कि मैंने बाइनरी एक्सप्लॉइट कर दी, आप उसने कुछ ऐसा कुछ क्या खोज लिया उस बाइनरी के अंदर। मान के चलो मेरा एक कोड है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं nvim f.c को ही खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। सॉरी, ये तो बाइनरी फाइल, इसके अंदर एक फंक नाम का फंक्शन है। ओके, तो इसके अंदर ये जो फंक्शन है एच पे, ये वनरेबल फंक्शन है, सबको मालूम रहेगा अब तक, काफी बार बता चुका हूँ एच गेट्स के बारे में। इससे क्या होगा कि आपके जो 16 बाइट्स है उससे भी ज्यादा, यहाँ पे 16 बाइट की जो मैंने मेमोरी एलोकेट करी है बफ के अंदर, उससे भी ज्यादा मैं यहाँ पे फिल कर पाऊंगा मेमोरी को। ठीक है, तो जो बचा कुचा जो मेमोरी रहेगा उसको भी मैं फिल कर पाऊंगा। मान के चलो अब यहाँ पे एक वो है, एक और फंक्शन है जिसका नाम है विन, ये मेरे को कराना है एग्जीक्यूट, बट ये एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है, बता दूं कैसे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ वेल डन, लिखा हुआ है यहाँ पे वेल डन, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो जब ये विन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रिंट एफ ऐसे प्रिंट करके देगा मेरे को वेल डन। अब ये जो यहाँ पे फंक दिख रहा है एफ यू एन सी यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है, इसके अंदर एक वनरेबल फंक्शन है। इसके अंदर क्या है, एक वनरेबल फंक्शन है। इसकी मेमोरी कितनी एलोकेटेड है इसको, 16 बाइट्स। और ये जो वनरेबल फंक्शन रहेगा यहाँ पे, इसकी मदद से हम लोग 16 बाइट से ज्यादा भी मेमोरी को भी भर सकते हैं, मतलब 16 बाइट तो भरेगा भरेगा बट उससे भी ज्यादा भर सकता है। तो उस मेमोरी में हो सकता है हमारा कोई ऐसा वैल्यू जिसको चेंज करने पे ना हम लोग बाइनरी को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, देखो अब कैसे। और यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट में मैं ले रहा हूँ ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, स्कैन ऐप से ले लेता हूँ, चलो इसको मैं, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ। कितनों को लगता है ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे तो जरा मैं एक पहले वेरिएबल बना देता हूँ, इस तरह से काम नहीं करता क्योंकि स्कैन ऐप में इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझ रहा हूँ। यार यू एफ एफ यार बफर, यहाँ पे इसको 120 दे देता हूँ, एंड देन स्कैन एफ में यहाँ पे पहले इसको बफर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्कैन एफ से बिग। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कितने लोगों को लगता है ये जो मैंने जस्ट लाइन लिखी है अभी, जस्ट ये वाली स्कैन एफ वाली, ये सिक्योर है? और जिसको नहीं लगता है वो बताएगा क्यों नहीं लगता है कि सिक्योर नहीं है, जल्दी से देख लो एक बारी। नॉट सिक्योर, एंड क्यों नॉट सिक्योर? सर इसमें 120 बाइट से भी ज्यादा कैरेक्टर्स दे सकते हैं, हमें हाँ तो परसेंट डिजिट एस लगाना पड़ेगा कोई भी 120 लेने के लिए। हाँ, ठीक है, तो सही आंसर है यस का 120, यहाँ पे एस लिख ऐसे इस तरह से मैं लिख सकता हूँ परसेंटाइल 120 एस, एंड देन बफर बिग। और इसमें मेरे को ऐसे परसेंटाइल एंड लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये आपका पॉइंटर ही होता है, आपका एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, वो एड्रेस ही रिप्रेजेंट करता है उसका, ये ठीक है। यहाँ पे ये कुछ वार्निंग दिखा रहा है मेरे को, मे ओवरफ्लो, हाँ ठीक है, वो जो भी है छोड़ो, इसको 100 कर देते चलो, यहाँ पे 100 कर देते क्योंकि मेरे को यहाँ पे 119 करना चाहिए था, अगर मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ तो, नहीं तो वो नहीं दिखाएगा दिखाएगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव करके एग्जिट। एक चीज देखो, एग्जिट करने से पहले मैंने विन फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ठीक है, मैंने किसको कॉल किया, फंक को, फंक के अंदर भी विन नहीं कॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से। एग्जिट क्या करते हैं, इसको एक साइड में खुला रहने देते हैं और इसको यहाँ पे
बफ के अंदर चले जाते हैं हम लोग और इसको कंपाइल करते हैं विद सम फ्लैग्स। इस फ्लैग की मदद से क्या रहेगा, जो कुछ प्रोटेक्शंस रहते हैं ना आपके, वो आपके ऑफ हो जाएंगे। मैंने बताया था ना आपको पिछली बार प्रोटेक्शंस, वो प्रोटेक्शंस आते कब है, जब कंपाइल करते हो आप। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शन लगा करके देता है बाइनरी को, जब आपको ऑफ करने रहते हैं तो आप फ्लैग लगाते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा उसका नाम जिसको मेरे को कंपाइल करना है, बफ डॉट सी। उसके बाद हाइफन ओ, बफ के अंदर आ जाइए। उसके बाद लिखूंगा हाइफन हाइफन नो स्टैक कैनरी प्रोटेक्टर। ओके, प्रोटेक्टर यहाँ पे नो स्टैक प्रोटेक्टर। इसके मदद से क्या रहेगा, जो स्टैक कैनरी मैंने पिछली बार बताई थी आप लोगों को, कुकी स्टैक कुकी जो बताई थी मैंने आप लोगों को, एक ही चीज है, वो यहाँ पे नहीं आएगी, इंक्लूड नहीं होगी इस बाइनरी के अंदर, वो प्रोटेक्शन इंक्लूड नहीं होगा। हाइफन जेड नो एग्जैक स्टैक, शायद मेरे ख्याल से यही होता होगा, या फिर नो एग्जैक स्टैक, शायद इस तरह से होता है। रुक जाओ, इसको जरा मैं गूगल करना पड़ेगा, और इसको याद करने की जरूरत है भी नहीं आप लोगों को कि नो सिंबल यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं नो एग्जैक स्टैक। एंड और क्या मैं डिसेबल कर सकता हूँ, चलो अभी के लिए तो इतना ही बहुत है, ये कर देते हैं। और ASLR भी ऑफ कर देते हैं अपना सिस्टम का, 0 to, इसके अंदर मैं मतलब इसके अंदर जो वेट है, इसके अंदर रैंडमाइज भी स्पेस के अंदर, इसको मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं, ये कंपाइल हो गया क्या, हाँ हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको रन करके देखता हूँ मैं, बफ एंड, या ये मेरे से पूछ रहा है कुछ कैरेक्टर्स डालने के लिए। ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे, अच्छी बात है। बट दिक्कत ये है ना कि मैं यहाँ पे तो 16 है, यहाँ पे 100 है, तो यानी मैं 16 से ज़्यादा 100 आपका, तो मैं यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेमोरी रहेगा, इसका ये भर देगा जब इसको कॉपी करेगा इसके अंदर, बफ के अंदर। ये जो एरे है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बफर बिग से। बफर बिग कहाँ से आ रहा है, हमारे इनपुट से आ रहा है ना, समझना कहाँ से फ्लो कर रहा है डेटा। तो हमारे इनपुट से बफर बिग आ रहा है, बफर बिग यहाँ पे जा रहा है एरे के अंदर, एरे से डेटा जितना भी एरे का डेटा है वो कॉपी किसके अंदर है, बफ के अंदर। बफ के अंदर कॉपी होने के बाद ये उसको प्रिंट कर दे रहा है। बट अगर बफ के अंदर कुछ ज्यादा ही डेटा चला जाए, 16 से ज्यादा, तो ये मेमोरी को ओवरराइट कर देगा उसकी को। अभी देखते हैं किस तरह से। मान कर DDBase मैंने खोला है बफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टार्ट पहले तो, उसके बाद इसका डिफॉल्ट एड्रेस पे आ जाएगा ना ये। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिसअसेंबल मेन, डिसअसेंबल मेन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। और डिसअसेंबल मेन लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ओके यहाँ पे फंक्शन को कॉल हो रही है, इस फंक्शन को, फंक नाम का जो फंक्शन है इसका एड्रेस ये है, तो मैं आप लिख दूंगा डिसअसेंबल असेंबल एंड, या तो मैं इस तरह से एड्रेस लिख सकता हूँ, या फिर फंक का ऐसे फंक लिख सकता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, FUNC लिखने के बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अच्छा यहाँ पे ये आपका strcpy कॉल होगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका कॉल होगा। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे देखो कॉल इंस्ट्रक्शन है ना, तो कॉल होगा यहाँ पे। तो जब ये कॉल हो रहा है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे एक तो जब ये कॉल हो रहा है उस टाइम पे, चलो उसी टाइम पे लगा लेते हैं एक ब्रेक पॉइंट, ब्रेक यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे मैंने क्या कर दिया, ब्रेक पॉइंट लगा दिया आपका। और यहाँ पे नीचे नीचे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं, मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं करेंगे हम उसको, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करके एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो ऐसा फ्लो में बह नहीं जाएगा वो पूरा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा वो। ठीक है, तो जरा इसको अब हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, क्या करते हैं कंटिन्यू, देखो सी लिखा मैंने यहाँ पे, पहली बारी में हम लोग देते हैं 16 टाइम्स सी, क्योंकि एग्जैक्ट 16 है ना यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं python 3 हाइफन सी प्रिंट एफ इंटू 16, सॉरी प्रिंट एफ नहीं प्रिंट। तो ये 16 टाइम आपका यहाँ पे मेरे पास आ गया, किसी भी तरह से आप निकाल लो, आप काउंट करके भी निकाल लो। तो मैंने इसको एंटर किया कि एक ब्रेक पॉइंट पे स्टॉप हुआ आपका।
ये जिस भी ब्रेक पॉइंट पे स्टॉप हुआ है आपका, उसको हम लोग जरा एनालिसिस करते हैं। उस दौरान अगर हम स्टैक की एनालिसिस करें, स्टैक कहाँ गया आपका, ये रहा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है स्टैक। इसकी अगर एनालिसिस करें तो देखो यहाँ पे इस जगह पे ये आपका ये रखा हुआ है, ठीक है। ये जो जगह है आपकी, ये है आपका वो जो पॉइंट, वो जो कॉपी, वो जो रुक मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एरे ARR, ठीक है। अब जहां से यहाँ से जो कॉपी करना है मेरे को ARR से यहाँ पे बफ पे, तो बफ पे मैं जब कॉपी करूंगा वो इस फंक्शन की मदद से होगा जो कॉल होने वाला है, ठीक है। वो कहाँ पे स्टोर करेगा उसको, इसमें देखो strcpy 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक तो E0 जहाँ पे ये आपकी रखा हुआ है एड्रेस, और एक B0 जहाँ पे ये रखा हुआ है आपका। तो यानी B0 पे जितना भी डेटा है ना कॉपी हो जाएगा आपका ए, ठीक है। और B0 स्टैक में कहाँ पे है, यहाँ पे है स्टैक में, ठीक है। और एक चीज और देखो यहाँ पे, B0 के बाद जैसे B0 पे स्टोर हो गया ए, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे भी कुछ वैल्यूज है, उसके बाद और कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, और कुछ वैल्यूज है। V0 के बाद C0 आ रहा है, C8 आ रहा है ना, 88 का सेक 88 का प्लस प्लस होते होते ऑफसेट है यहाँ पे, 8 का ऑफसेट है यहाँ पे। तो B8 आ रहा है, C0 आ रहा है, एंड C8 आ रहा है, D0 आ रहा है, D8 आ रहा है। तो B इसको भर देंगे, इसको भर देंगे, इसको भी भर देंगे, क्योंकि 100 हमारे पास तो लिमिट है 100 की, ठीक है। तो हम 100 भर सकते हैं। तो 100 के अंदर ये 8 देन 8 देन 8 देन 8 देन 8, तो 8 1 2 3 4 5 एंड देन 6, 8 6 से कितने होते हैं आपके 48। तो 48 हम आपका ए, हम लोग यहाँ पे आराम से बढ़ सकते हैं, उससे आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग। बट समझो, बढ़ते बढ़ते हम लोग इतना बढ़ दे रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा एक एड्रेस है F0 जो कि पॉइंट कर रहा है कहीं मेन में, मेन फंक्शन में पॉइंट कर रहा है, कहाँ पे, मेन फंक्शन में, याद रखना। उसको हम ओवरराइड कर देंगे बढ़ते बढ़ते। इसको बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। क्या बोलते हैं, रिटर्न एड्रेस। हमेशा याद रखना, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है बाइनरी लेवल पे, जैसे यहाँ पे कॉल हो रहा है ना, जब भी कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसे FUNC मेन, मैं दिखाता हूँ जरा साइड में, ये जो मेन लिखा हुआ है यहाँ पे, मेन ने किसको कॉल किया, जैसे स्कैनएफ एक फंक्शन है, इसको कॉल किया। तो स्कैनएफ को कॉल करते टाइम पे ये बाइनरी क्या करती है, आपका कर्नल क्या करता है कि जो वापस आने वाले, जैसे अब स्कैनएफ के बाद भी तो ऐसे FUNC भी तो एग्जीक्यूट करना है इसको फंक्शन, तो क्या करता है कि मेन का स्कैनएफ के बाद जो भी नेक्स्ट एड्रेस रहता है उसको स्टोर कर लेता है, उसको बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। स्कैनएफ को एग्जीक्यूट करते टाइम पे एक एड्रेस सेव कर लेता है, उससे नेक्स्ट वाला स्कैनएफ के नेक्स्ट वाला जो कि फंक है, उसको ये सेव कर लेगा। और जब यहाँ से रिटर्न, जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी रिटर्न करेगा, तब उस एड्रेस पे रिटर्न करेगा जो उससे एक नेक्स्ट है, यानी FUNC। और जब FUNC से रिटर्न करेगा नहीं, तब मेन फंक्शन के अंदर ही आएगा। मेन फंक्शन भी अपने आप में एक फंक्शन रहता है जिसको रिटर्न करना पड़ेगा। एक आपका लिव, अगर आपने एनालिसिस करके देखा हो तो मैंने बोला था आप लोगों से, तो एक लिव जो भी स्टार्ट करने वाली लाइब्रेरी रहती है आपकी, स्टार्ट करती है मेन फंक्शन को आपकी को, तो मेन फंक्शन में कहीं ना कहीं रिटर्न करता है आपका। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है आपका, तो वो एक जगह पे रिटर्न करना रहता है उसको, यानी जहां से भी वो आया है। जैसे फंक जब मैंने कॉल कर दिया एक बारी, तो फंक कहाँ से आया, मेन फंक्शन के अंदर से आया ना, तो रिटर्न कहाँ पे करेगा, मेन फंक्शन के अंदर करेगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न करने के लिए एक एड्रेस स्टोर्ड रहता है, वो स्टोर्ड कहाँ पे रहता है, स्टैक के अंदर रहता है, और वो आपका ओवरराइट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो नीचे कहाँ गया, ओके यहाँ पे, ये जो फंक्शन है, ये जो एड्रेस है आपका, इसको हम ओवरराइट करेंगे, ये जो वैल्यू है सॉरी, इस एड्रेस पे अगर ये वैल्यू ओवरराइट हो जाए, तो जब हमारा रिटर्न करेगा फंक्शन, तो वो कहाँ रिटर्न करेगा, जहां पे भी वो एड्रेस पॉइंट कर रहा है, जहां पे भी वो एड्रेस पॉइंट कर रहा है। अभी इस टाइम पे एड्रेस कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेन फंक्शन के अंदर पॉइंट कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ, एक बार डिसअसेंबल मेन करता हूँ। ये एड्रेस हमारे पास F0 करके, देखो F0 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, और ये कहाँ पे है, इस फंक के बाद, इस FUNC के बाद, है कि नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है ना FUNC फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हुआ, अब इसके नेक्स्ट वाला स्टैक के अंदर सेव हो गया, जो कि ये है एड्रेस,
ठीक है, अब यहाँ पे उसका लीव करेगा, फिर ये भी देखो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ऐसा रिटर्न करके इंस्ट्रक्शन रहता है आपका। तो जब भी वो करेगा आपका तो वो एग्जीक्यूट होगा, जिस भी एड्रेस पे वो वैल्यू रहेगी, जैसे इस एड्रेस पे ये नो पे इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसका ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा रिटर्न करते टाइम पे। मान के चलो वो जो रिटर्न एड्रेस है मैंने चेंज कर दिया, वो जो रिटर्न एड्रेस है मैंने चेंज कर दिया, इस एड्रेस से चेंज कर दिया मेरे कोई भी मनचाहे एड्रेस से, मतलब मनचाहे से मतलब एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने सेगमेंटेशन फॉल्ट डाल दिया और आप बोल रहे हो कि मैंने बाइनरी एक्सप्लॉइट कर दी, तो वो काम नहीं करेगा। आपको क्या करना रहेगा कि कुछ ऐसे फंक्शन, जैसे सिस्टम नाम का एक फंक्शन आप लोगों ने सुना होगा, है ना, हो सकता है आप ऐसे किसी दूसरे फंक्शन को पॉइंट कर पा रहे हो किसी एड्रेस की मदद से, आपको मिल गया वो एड्रेस बाइनरी के अंदर, वो अलग सीन है खैर। तो इस तरह से हम लोग कुछ काम करते हैं बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे 16 टाइम तो ए ले लिया मैंने यहाँ पे। चलो एक बार इसको पहले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देते हैं एनआई, करने के बाद स्टैक को एनालिसिस करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ये तो भर ही गया हमारा, ये तो भर ही गया हमारा ना, तो ये मेरे ख्याल से आपके कितने होंगे यहाँ पे, 4 एंड देन 3 4 1 2 3 एंड देन 4 1। मेरे को चलो जो भी है मैं डब्ल्यूसी से काउंट कर लेता हूँ इसको फटाफट से। मैं ये देखना चाह रहा कि एक के अंदर कितने आ रहे हैं। अ, एक के अंदर आ रहा है 16, ओके, एक के अंदर आ रहा है 16, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपके और भी एज है, तो मैंने कितने लिए थे यहाँ पे, लिए थे, ओके, तो जो भी है इसने कुछ एक्स्ट्रा ओवरराइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए एनालिसिस जरूरी है, यहाँ पे आप कुछ देख कुछ रहे हो बाइनरी के अंदर चल कुछ रहा है ना, तो इसलिए एनालिसिस जरूरी है हमारी जीडीबी डिबगर से। तो हम यहाँ पे इसने इतने स्टोर कर लिए, उसको नेक्स्ट एड्रेस पे भी इतने स्टोर कर लिए, उसके बाद फिर ये 16 स्टोर करेगा। तो देखो 16 प्लस 16, यहाँ पे भी 16 आने चाहिए ना, 16 प्लस 16 प्लस 16, 16 3 कितना होता है आपका, 16 to 3 सॉरी यार 48, ओके, तो 16 3 48 रहता है आपका। तो 48 टाइम्स तो हम लिखेंगे ए, यानी कुछ भी रैंडम कुछ भी, अपने को मतलब नहीं है। जब बात आए रिटर्न एड्रेस की तब हम लिखेंगे अपने मनचाहे एड्रेस, जो भी हम असाइन करना चाहें। अब वो एड्रेस क्या रहेगा आपका, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वो एड्रेस रहेगा आपका विन फंक्शन, क्योंकि अपने को वही कॉल करना है, और उसका एड्रेस क्या है, पी हाइफन पिन, इस तरह पी और एस्ट्रिक इस तरह से विन लिखते हो ना आप, तो वो एड्रेस बताता है आपका। पी फॉर होता है प्रिंट, यहाँ पे लिख सकता हूँ PRINT, यहाँ पे 1+1 भी कर सकता हूँ पी के साथ, तो ये हेक्स में बता रहा है मेरे को। मैं यहाँ पे शायद इसको टाइप कास्टिंग भी कर सकता हूँ इसकी INT एंड देन सॉरी, पता नहीं, ओके छोड़ो, है ना, तो इस तरह से ये कुछ काम करता है। ओके, प्रिंट यहाँ पे एक कमांड है बस छोटी सी इसके अंदर, है ना, और ये मेरे को फंक्शन यहाँ पे कॉल कराना है। अभी मैं क्या करता हूँ एग्जीक्यूशन के टाइम पे, अभी कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, इस फंक्शन कॉल के अंदर है ना, फंक्शन के अंदर है। अभी रिटर्न किया नहीं है इसने, जरा रिटर्न करने पे आते हैं तो मैं दिखाता हूँ रिटर्न होता कैसे है यहाँ पे। जरा मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एन आई है ना, बार बार एन आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन आई। ठीक है, देखो ये फंक्शन कॉल हो चुका है प्रिंट एफ वाला, उसका नो पे इंस्ट्रक्शन कॉल हो रहा है, उसका लीव कॉल हो रहा है। ठीक है, लीव के बाद जब रिटर्न कॉल हो रहा है तो रिटर्न कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस जगह पे। क्यों कॉल कर रहा है, बिकॉज इसका जो ये स्टैक के ऊपर जो एड्रेस आया है F0, मैंने बताया था ना, ये वाला एड्रेस, ये रिटर्न एड्रेस है आपका, यहाँ पे स्टोर्ड था ये स्टैक के अंदर, अभी पॉप आउट हो गया है, यहाँ पे होने वाला है। तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, हम लिखें सेट, एक इसकी ये भी कमांड रहती है, इस एड्रेस पे वैल्यू, यानी शायद मैंने बहुत टाइम हो गया मेरे को करे हुए इस काम को, देखते हैं अगर हो जाए तो, ये तो मैनुअली तो करेंगे करेंगे हम लोग। इसकी जगह हम लोग कर देते हैं, मेरे को पहले मैं वो देख लेता हूँ यहाँ पे कि इसका वैल्यू क्या है, विन फंक्शन का एड्रेस का। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट देन मेमोरी एड्रेस
इसको मैं असाइन कर दूंगा ये ये वैल्यू, ये अगर काम कर जाए तो। और मैं इसको अगर वापस से व्यू करके देखूं, देखो सेट एक कमांड रहती है, ये एस्ट्रिक बताता है कि आगे वाली जो वैल्यू है एक एड्रेस है, और इक्वल बता रहा है कि इसको ऑपरेटर है कि इसके इक्वल कर दो इस वैल्यू के। हेक्स में ये वैल्यू दे दी फिर हमने इसको। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस पे सेट हुआ कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक कमांड रहती है जो है एक्स, मैं एक्स का यूज कर सकता हूँ, एक्स, और उसके बाद ये लिखूंगा। ये बता रहा है कि हाँ ये सेट हो गया है। बट ये दिखा रहा है मेरे को 32 बिट्स में दिखा रहा है आउटपुट को, तो मैं लिखूंगा स्लैश GW, जी जी स्लैश GH, या फिर जी, ओके जी इनफ है, ठीक है छोड़ो। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो ये अभी 64 बिट दिखा रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। अब जब मैं इसको NI करूंगा, जब मैं इसको NI करूंगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करूंगा, तो ये किसके अंदर जाएगा, विन फंक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये विन फंक्शन के अंदर आ चुका है हमारा। ठीक है, विन फंक्शन के अंदर आ चुका है। यहाँ पे देखो विन फंक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी क्या प्रिंट करके देगा मेरे को, वेल डन। अरे इसको तो मैं टास्क में दे दूंगा, चलो आपको, हाँ ये अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको लिनक्स की कमांड काफी कुछ बता दिया है, तो आप लोग इतने इतने काम तो कर पाओगे। इस बाइनरी को मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। यहाँ पे जब मैं NI लिख दूंगा, तो देखो ऊपर यहाँ पे आउटपुट में कहीं ना कहीं, ओके कहाँ गया, वेल लिख के आना चाहिए। बाद में वो बात अलग है कि ये सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा आपका, क्योंकि आपने बाइनरी के साथ वो किया है ना, आपने छेड़छाड़ी करी ना, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कुछ ना कुछ तो होना ही है एंड में। बट आप अपना काम जरूर करवा लोगे उससे, बाइनरी से। ठीक है, आप अपना काम जरूर करवा लोगे बाइनरी से, बट बाद में वो एरर करे वो बात अलग है। और अगर आप एरर नहीं करवाना चाहते उससे, तो क्या बोलते हैं, तो जरा मैं यहाँ पे आउटपुट देख लूँ, चलो कोई नहीं छोड़ो। कुल मिला के हम लोगों ने विन फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। टास्क सुन लो आज का, मतलब एक तो वो है पिछला वाला जो भी मैंने दिया था शायद आप लोगों को, 48। हाँ ये मोहित, हाँ सही बोला, ये यही रहता है शायद हेडर, लिपसी अंडरस्कोर मेन ये रहता है। हाँ, तो टास्क सुन लो आज का, ये बहुत मस्त है। ठीक है, सुनना। जो भी काम, देखो मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है हर कोई नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं है, बट मैंने सिखाया, ये चीज सिखाई हर किसी को है, मतलब इतना इनफ सिखा दिया आप लोगों को, ये काम कर लोगे, बट नहीं कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखोगे, सॉरी, आप लोग करोगे इसको एक्सप्लॉइट बाइनरी को, जो मैं प्रोवाइड करूंगा ये सेम बाइनरी, बट जैसे मैंने DDB के साथ किया ना, कि मैंने विन फंक्शन को कॉल कर दिया। कंसेप्ट सबके समझ में आना चाहिए कि किस तरह से कॉल हुआ है। कंसेप्ट जिसके समझ में आ गया ना किस तरह से कॉल हुआ है, तो वो उसको मैनुअली टर्मिनल से करेगा, बिना GDB खोले। आपको क्या करवाना है, विन फंक्शन कॉल कराना है। मैं दिखा देता हूँ एक बार जरा वापस से। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद डिसअसेंबल, यहाँ पे लिखता हूँ FNC, उसके बाद लिखता हूँ ब्रेक, एंड देन ब्रेक के बाद लिखता हूँ यहाँ पे इस एड्रेस को, उस, ओके वेट, इस एड्रेस को, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इस एड्रेस को भी क्यों लिखना है, डिलीट ब्रेक पॉइंट्स, इससे ब्रेक पॉइंट्स आपको डिलीट हो जाएंगे। और ये एड्रेस है रिटर्न वाला, यहाँ पे मैं ब्रेक कर लेता हूँ बस। आपको बता ही दिया मैंने किस तरह से काम करेगा आपका एक्सप्लॉइटेशन। कितने आपको वैल्यूज वहाँ पे रैंडम वैल्यूज लगानी पड़ेंगी एक ही, सॉरी रैंडम वैल्यूज नहीं, कितनी वैल्यूज लगानी पड़ेंगी वहाँ पे, एक है ना 48 लगानी पड़ेंगी। 48 के बाद आप जो भी कुछ दोगे, 16 × 3 एज आप दो, ए आप दोगे वहाँ पे, एंड देन जो भी उसके बाद जो भी कुछ दोगे वो एज अ रिटर्न एड्रेस काम करेगा वहाँ पे। अगर आपने बी दिया ना, तो 0 × 42 ऐसे कुछ एड्रेस पे वो जंप करने की कोशिश करेगा, बट आपको 42 पे नहीं जंप कराना है। आपको कहाँ जंप कराना है, विन फंक्शन पे, उसका एड्रेस आप लोग देखोगे। और हमेशा याद रखना वो ASLR ऑफ कर लेना अपना करने से पहले। और एक एक तरीका और बता दूंगा मैं इसका ASLR ऑफ करने का, बाइनरी का, इसका पता नहीं शायद हुआ नहीं है, क्योंकि बाइनरी फिर डायरेक्ट उसी पे अपने नॉर्मल वर्चुअल एड्रेस पे काम करेगी। 0 × 0000843 उस ऐसा कुछ एड्रेस रहता है उसका। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे रिटर्न पॉइंटर पे।
ओह सॉरी, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि एड्रेस है। ब्रेक पॉइंट लगा लिया मैंने। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी जैसे ए पी बी बी पी सी 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 डी 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 ये दे देता हूँ। इस काम को और अच्छे से करने के लिए ना मैंने एक गिटहब पे एक टूल बनाया हुआ है अपना। अगर आप सीख जाओ उस टूल को, मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल नहीं है। सॉरी, स्लैश ओकी नाम है शायद उसका। हाँ, तो अगर इसको अगर आप सीख जाओ तो ये अच्छा खासा टूल है इस तरह से पेलोड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, देख लेना इस टूल को बाद में आप लोग। एंड देखो, अब जब यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो एड्रेस है, सेट दिस एड्रेस, इस एड्रेस की वैल्यू टू दिस, जो आपका विन फंक्शन है। सॉरी, पहले विन फंक्शन को प्रिंट कर लेता हूँ मैं। सेट इस एड्रेस की वैल्यू, जहाँ पे रिटर्न एड्रेस रखा हुआ है, इस एड्रेस की वैल्यू को मैं चाहता हूँ इक्वल कर दूं किसके, विन फंक्शन के। ठीक है, इस फंक्शन से मैंने ये कर दी इक्वल। अब जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो सिग ऐसी भी आएगा, बट उससे पहले ये सारी ये आपका उसके अंदर आपका काम करेगा। सॉरी, क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो वेल डन स्टैक में भी आया है आपका। पता नहीं से प्रिंट क्यों नहीं करके दिया है, बट आप रियल लाइफ में करोगे तो करके देगा वो प्रिंट। यहाँ पे वेल डन आया है लिख करके। ठीक है, तो ये आपका काम करेगा इस तरह से कुछ। ठीक है। हम्म तो टास्क है आप लोगों का कि ये बाइनरी में प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को बिना जीडीबी खोले। मतलब एक बार तो आप जीडीबी के साथ ही करोगे जो भी मैंने किया है यहाँ पे, बट बिना जीडीबी खोले आप लोग क्या करोगे कि ये जो बाइनरी दी हुई है इसको एक्सप्लॉइट करोगे। इसके अंदर एक विन फंक्शन है इस बाइनरी के अंदर, उसको आप एग्जिट करोगे बिना जीडीबी खोले। उसमें ऐसे सेट का यूज नहीं करना है। मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से लिनक्स कमांड्स काम करती है। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता इस चीज को, हालांकि मैं कल बताने वाला हूँ इसको कि किस तरह से आप कर सकते हो। चलो एक हिंट में दे देता हूँ आप लोगों को, छोटी सी। एको यूज होगा इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब कल मैं बता दूंगा इससे ज्यादा, पर बट जो भी है ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, मेरे को मालूम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जीडीबी और ये बफर ओवरफ्लो और ये बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, बट सीखना तो देखो पड़ेगा। वैसे याद रखना, कोई भी फंक्शन जब भी कोई भी फंक्शन अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो रिटर्न कहीं ना कहीं करेगा करेगा, और रिटर्न कहीं ना कहीं कहाँ करेगा, वो स्टोर्ड रहता है स्टैक के अंदर, जिसको आपको ओवरराइट करना रहता है। हमेशा तो नहीं, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में हमेशा आप ऐसा नहीं कि बस स्टैक के अंदर ही खिलवाड़ कर रहे हो, हालांकि हीप के अंदर भी रहता है बहुत कुछ। हीप के अंदर भी दुनिया भर की चीजें होती हैं। अगर हीप यूज हो रहा है तो प्रोग्राम के अंदर, तब स्टैक के अंदर। और अच्छा, किस किस ने सुना है हार्ट ब्लीड अटैक के बारे में? ज्यादा स्टैक यूज होता है, हाँ बिल्कुल सही, ज्यादा स्टैक यूज होता है। वैसे एक बात बताऊं मोहित, स्टैक ज्यादा यूज होता होगा, बट एक्सप्लॉयटेशन ना, जो इंडस्ट्री लेवल वाले एक्सप्लॉय मतलब जो प्रोग्राम्स बनते हैं इंडस्ट्री लेवल के, जैसे लिनक्स के जो प्रोग्राम्स बनते हैं उनके अंदर हीप एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है। आप देखना सीबी जब आप गूगल करो तो हीप के ज्यादा मिलेंगे आपको, बट स्टैक यूज ज्यादा होता है उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। ये बात है। बस पैक ना हो। ओके, हाँ, मैं कुछ पूछ रहा था आप लोगों से, आप लोगों ने भरवा दिया मेरे को। हाँ, हार्ट ब्लीड अटैक के बारे में किस किसने सुना है, जरा बताएगा कोई? बस ऐसे सुना है, बस ऐसे ही बोल दो। हार्ट ब्लीड के बारे में सुना तो है। तो हार्ट ब्लीड के अंदर था क्या ना कि मेमोरी लीक हुआ करता था। वो मेमोरी कौन सी जगह का मेमोरी हुआ करता था? वो आपका हीप का मेमोरी हुआ करता था शायद से। उस एक लाइब्रेरी थी एसएसएल की, उसके अंदर एक तरीके का बग था जिससे
एक्चुअली वो ना आपका, आप रिक्वेस्ट कर पा रहे थे कितनी भी नंबर्स ऑफ मेमोरी उससे, लाइब्रेरी से, उस सर्वर से, तो वो आपका अपना प्राइवेट की उसको दे दे रहा था, क्योंकि वो जो प्राइवेट की था वो उसकी हीप में या फिर स्टैक के अंदर रखा हुआ था, उस मेमोरी के अंदर रखा हुआ था बेसिकली। तो वो भी एक माइनर एक्सप्लॉइटेशन का एक एग्जांपल है आपका, हार्ट रिलेटेड अटैक। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बट बहुत हार्ड है टू एक्सप्लॉइट। इम्प्लीमेंट करना भी बहुत गंदा काम है उसको, अगर डॉकर का यूज ना करो आप तो। कोई कोई इंटरव्यूअर ऐसा करता है कि उसको बोल देता है कि आप इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो वो बहुत गंदा काम हो जाता है। कोडिंग में इसमें ही मेमोरी लीकेज के बहुत चांस होते हैं, बिल्कुल सही बोला यस आपने। आईपी टेबल्स को कल देखते हैं ना, फिल्टर टेबल को आप लोग करके देख लेना, जो फिल्टर टेबल बताइए आप लोगों को। नेट टेबल को कल देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं काम किया, आज देखेंगे, है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछो। और ये काम, ये वाला टास्क देखो, पिछला वाला टास्क मेरे को चाहिए नहीं चाहिए वो चलो छोड़ो उसको, बट इस टास्क को जरूर करके कोशिश जरूर करना है इसको करने की। मेरे को मालूम है नहीं हो पाएगा, बट कोशिश जरूर करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश करना है ना। हाँ हाँ मोहित, पक्का मैं पहले मैं जरा अपना नेट का देखूंगा, ये वो सॉरी नेट टेबल्स का देखूंगा, उसके बाद आपका पक्का देखूंगा। ठीक है। अम, ठीक है, तो फिर चलते हैं, बाय बोलूँ मैं सभी से। ओके, थैंक यू विवेक, बाय, टाटा, बाय, यस बाय।